सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संगीत सिंह एंड आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 12th कॉमर्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका वन शॉट लेने वाले। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है वन शॉट सीरीज़ का, जिसके अंदर अपना यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसको उस पूरे चैप्टर को आज हम लोग एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि सेकंड चैप्टर है अपने टोटल 10 चैप्टर में से। एंड इसका अगर वेटेज देखें एग्ज़ाम के अंदर तो इसका टोटल 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा एंड ऑप्शंस के साथ में 10 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो ये अपना वेटेज हो गया। एंड अभी अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ यूटिलिटी एनालिसिस, ये जो चैप्टर इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग फटाफट से पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट कोट्स भी बनाए हैं तो आपको ईजिली सारे पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, जो फीचर्स इंपॉर्टेंस जितने भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, उसके बाद ही ना उसका एनालिसिस करेंगे। पहले यूटिलिटी का मतलब ही समझ लेते हैं। तो देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी एक कमोडिटी होती है, कोई भी एक गुड्स होता है, कोई भी सर्विस होती है, कोई भी चीज़ होती है जिसको अगर मतलब बेसिकली कोई भी कमोडिटी, जैसे कि ये छाता है। ठीक है, अब मान लो बारिश का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, मस्त बारिश हो रही है, छपछपाहट। वैसे तो अभी गर्मी का टाइम है, मतलब ठंडी का टाइम है, बट मान लेते हैं अभी बारिश का टाइम चालू हो गया। ठीक है, रेनी सीजन आ गया है, मस्त बारिश हो रही है बाहर पे। एंड आपको जो है कुछ बुक्स खरीदने के लिए बुक स्टोर में जाना है। तो इसलिए आप क्या कर सोचते हो, बारिश में ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मतलब बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। अब ऐसे टाइम पर आप क्या करते हो, एक कमोडिटी खरीदते हो, एक सामान खरीदते हो जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला या फिर छाता। ठीक है, हिंदी में छाता, इंग्लिश में अम्ब्रेला। तो हम लोग एक छाता खरीदते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने कमोडिटी खरीदी है, यानी ये जो हमने गुड्स खरीदा है, छाता, अम्ब्रेला। अब ये देखो, ये जो छाता है इसके अंदर एक पावर है। क्या पावर है कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो वांट है, ठीक है, हमारी जो वांट है, वांट विश, इच्छा जो हम चाहते हैं उसको ये पूरा कर सकता है। इसके पास ये पावर है। ठीक है, मतलब क्या, हम क्या चाहते हैं कि हम बाहर बारिश में निकले लेकिन हम लोग गीले ना हो। ठीक है, और ये जो छाता है ये हमारी इस इच्छा को पूरी कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि हमारा जो वांट है उसे ये सेटिस्फाई कर सकता है, उसके पास ये पावर है। और ये जो पावर इसके पास जो है वांट को सेटिस्फाई करने की, कि हाँ ये जो हम चाहते हैं वो हमारी चीज़ों को ये पूरा कर रहा है, उसी को बोल देते हैं हम लोग यूटिलिटी। ठीक है, तो मे बी आपको अभी रफली समझ आ गया होगा। यूटिलिटी का सिंपली आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कोई चीज़ जो होती है वो आपकी कितने काम की होती है। मतलब अगर मान लो जैसे छाता है, ठीक है, अगर ये छाता आपको बारिश में बचा रही है तो इसके अंदर बोलेंगे कि ये जो छाता है इसके अंदर यूटिलिटी है, मतलब ये कुछ काम का है, आपका जो चाहत है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जिस चीज़ के लिए आपने छाता खरीदा वो आपका पूरा करके दे रहा है। जैसा अगर मान लो आप चाकू खरीदते हो किस लिए, सब्जी काटने के लिए। ठीक है, एंड अगर ये सब्जी काट दे रहा है अच्छे तरीके से तो बोलेंगे हाँ भाई इस चाकू में यूटिलिटी है। बट अगर मान लो यही चाकू को आप खरीदते हो कोकोनट काटने के लिए, ठीक है, जो अपना रहता है ना नारियल पानी, ठीक है, उसको काटने के लिए खरीद रहे हो। बट ये जो चाकू है आपने खरीदा है ये उस कोकोनट को काट नहीं पा रहे, ये सब्जी तो काट देता है लेकिन कोकोनट नहीं काट पा रहा है। तो जिस पर्पज़ के लिए जो आपकी इच्छा है, आपकी जो वांट है, अगर ये इसे सेटिस्फाई नहीं करता है तो बोला जाएगा ये जो कम्युनिटी है इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर ये आपकी वांट, कोई भी कमोडिटी जो है अगर आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे वो जो कमोडिटी है उसके अंदर यूटिलिटी है। ठीक है, अब जैसे यही छाता देख लो, अगर यही छाता अगर टूट जाता है तो बोलेंगे हाँ भाई अब इस छाते के अंदर कोई यूटिलिटी नहीं रही है। ठीक है, अब ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो मे बी आपको यूटिलिटी समझ आ गया होगा। तो अब यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है, तो देखो यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब ये है कि हम जो है ये जो यूटिलिटी हमको मिल रही है, ठीक है, ये मतलब ये जो छाता है ये हमको यूटिलिटी दे रही है, कि हम किस तरीके से नाप सकते हैं कि कितनी हमको यूटिलिटी मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा है कि अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो एंड आप एक मतलब मान लो आप दिन भर आपने पानी नहीं पिया और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आप घर पे जाते ही एक गिलास पानी पीते हो, तो आप जो सबसे पहला गिलास पानी पियोगे उसको आप वो पीने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आएगा। ठीक है, तो बोलोगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी थी। बट ऐसे ही अगर आप दूसरा गिलास पानी पियोगे तो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा उस टाइम पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो वो जो दूसरा गिलास पानी था उसमें कम यूटिलिटी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूटिलिटी को नापेंगे, किसके अंदर कितनी यूटिलिटी है और किसके अंदर मतलब कितनी कम यूटिलिटी है। तो यही जो यूटिलिटी को हम नाप रहे हैं, गिन रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो वही यूटिलिटी एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा है कि भाई आपने जो 11th में पढ़ा था, यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11। आपने 11 में पढ़ा था कि यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी जो है उसके अंदर पावर होती है किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की, तो वो जो पावर है उसी को हम यूटिलिटी बोल देते हैं। तो दिस यूनिट गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो अपना यूनिट है इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी के बारे में।
ओके। तो इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। हर कोई चाहता है कि हमारे जो वांट्स, हमारी जो चाहत है उसको हम पूरा करें जो भी हमारे पास रिसोर्स है। जैसे अगर आपको प्यास लगा है, आप प्यास को बुझाना चाहते हो, तो अगर आपके पास पानी रहेगा तो उससे आप अपनी प्यास को बुझाओगे, ठीक है। इट इज़ ट्रू और दैट ऑल ह्यूमन वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस आपको ये बताता है कि एक जो कंज्यूमर है उसका जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी है वो कब मैक्सिमम हो जाएगी, उसको हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, एंड देन अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन जो टॉपिक्स है। तो देखो सबसे पहला जो स्टार्टिंग है वो आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में बताया गया है कि यूटिलिटी के जो फीचर्स होते हैं, इसके अंदर जो गुण है यूटिलिटी के, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स को याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो आप लोग याद कर लो, जो है सम यूटिलिटी ऑफ रेस्ट इज 6। यानी क्या है कि आप लोग रेस्ट करोगे उसकी जो यूटिलिटी है वो 6 है। मतलब बेसिकली ये शॉर्ट कोड है, आपको याद रखना है। देखो एस से जो है वो है अपना सब्जेक्टिव कंसेप्ट, फिर यू से 3 चीज़ें हैं, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, फिर यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद अपना जो एम है उससे आपको आएगा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, एंड फिर वापस से जो यू है यूटिलिटी के अंदर उससे फिर से वापस 3 और यू से है। बेसिकली यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़, यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड जो तीसरा यू है उससे है यूटिलिटी इस बेसिस ऑफ डिमांड। मतलब टोटली यहाँ पर 6 यू से है, तो आपको इस याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आर से अपना जो रेस्ट है, उसके अंदर आर से है अपना रिलेटिव कंसेप्ट, एंड ई से है अपना एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये अपने टोटल 10 के 10 जो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, ठीक है। इसको आप लोग इस शॉर्टकट की मदद से याद रख सकते हो। इतना याद रखना कि यहाँ पर जो यू है वो 3 करके 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है कि आपको याद रहेगा कि सम यूटिलिटी ऑफ रेस्ट इज 6, ठीक है। कि रेस्ट करोगे तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी आपको वो 6 है। इस तरह से आपको याद रख लेना है, सम यूटिलिटी ऑफ रेस्ट इज 6, ओके। नाउ अब एक एक करके फीचर्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है अपना फीचर ऑफ यूटिलिटी का है वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। मतलब क्या कि यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है एक साइकोलॉजिकल, यानी आपके दिमाग में रहने वाला कंसेप्ट है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये इसका मतलब ये है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन बदल सकता है। मतलब क्या कि हो सकता है मान लो एक पर्सन जो है उसके लिए उस चीज़ की यूटिलिटी अलग होगी, दूसरे पर्सन के लिए उस चीज़ की यूटिलिटी अलग होगी। कैसे अलग होगी, तो जैसे कि एग्जांपल मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है, ठीक है, अपना डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाता है मरीजों को चेक करने के लिए, उसकी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ डॉक्टर के पास है, ठीक है। उसकी जो यूटिलिटी है वो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के लिए ही वो काम की चीज़ है, और किसी की लोगों के लिए काम की चीज़ नहीं होती है वो, ठीक है। वही पे एक लॉयर है, मान लो अगर लॉयर को हम लोग स्टेथोस्कोप दे देंगे तो उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो वही यहाँ पर सबसे पहले यही बोला है कि ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बेसिकली ये कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर कोई पर्सन है तो हो सकता है उसके लिए वो चीज़ की यूटिलिटी हो और दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ की यूटिलिटी ना हो। जैसे टेस्ट का देख लो, अगर मान लो कोई पर्सन है जो सुबह उठते उठते चाय पीना पसंद करता है, ठीक है, तो उसके लिए चाय की यूटिलिटी है। वहीं पे उसको अगर कॉफ़ी दे देंगे हम लोग तो उसको कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो उसके लिए वो उसकी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो यही सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। उसके बाद दूसरा है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। यानी क्या कि आप यूटिलिटी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ, यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी कितने काम की है तो उसी को आप बोल दो वो उसके अंदर यूटिलिटी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम लोग देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, एंड अगर वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसके पास वो पावर है, वांट्स जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो बोला जाएगा कि इस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है, ठीक है। अब ज़रूरी ही नहीं है कि वो जो वांट है, जो आपकी इच्छा है, वो यूज़फुल हो या फिर मतलब यूज़लेस हो। जैसे कि अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई मुझे नशे में रहने का है, ठीक है, मैं चरस गांजा पीकर मतलब नशे में रहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को अपने इस दुनिया के जो दुख दर्द है उससे बाहर निकलने का है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे, आप जाओगे लिकर पियोगे, लिकर बेसिकली अपना दारू पियोगे आप लोग। तो जो हम लोग लिकर पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे, तो वहाँ पर देखोगे वो जो अल्कोहल है, वो जो लिकर है, वो आपके जो वांट है, यानी आपका जो इच्छा है कि मुझे नशे में चाहिए रहने का है, वो जो इच्छा है उसको पूरा तो कर ही रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो जो इच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो यूज़फुल ही हो, क्योंकि देखो दारू अच्छी चीज़ तो है नहीं, यूज़फुल चीज़ तो है नहीं, यूज़लेस ही चीज़ है।
तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो यूटिलिटी जो है वो यूज़फुलनेस से अलग है। तो आप ये नहीं बोल सकते यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ अगर आपकी काम की है तो आप बोल दो वो आपकी यूटिलिटी उसके अंदर है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ठीक है, वही लिखा है कि यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी। देखो यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई कमोडिटी जो है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। वहीं पर अगर यूजफुलनेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कितनी वैल्यू होती है किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूध का लिखा है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर यूटिलिटी भी होती है एंड क्योंकि और उसके अंदर यूज़फुलनेस भी होती है। ठीक है, कि वो आपकी जो वांट्स है कि हाँ भाई मुझे को सेहत अच्छी चाहिए वो भी कर देगा, एंड वो जो सेहत की भी वो अच्छा काम कर रहा है तो यूज़फुलनेस भी है उसका। ठीक है, वहीं पर अगर लिकर देख ले तो वो यूटिलिटी तो है लेकिन उसके अंदर यूज़ मतलब यूज़फुल नहीं है वो। ठीक है, यूज़लेस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यानी क्या कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी और उसमें आपको मज़ा आ रहा है तो आप बोलोगे उसके अंदर यूटिलिटी है। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो यूटिलिटी का मतलब क्या कि जो आपकी इच्छा है उसको सेटिस्फाई करना, आपके वांट को। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई मरीज़ है जिसको कोई बीमारी है एंड वो जो बीमारी है पर्टिकुलरली कोई ऑपरेशन करवा कर या फिर कोई इंजेक्शन वो सारी चीज़ें करके जो है उसके इलाज बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर जो है अगर वो मान लो उसकी जो ये इच्छा है कि मुझे ठीक होना है और वो ठीक करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो सुई है वो लगानी पड़ेगी अगर वो चाहता है कि भाई मैं जो हूँ ठीक हो जाऊँ। तो ऐसे टाइम पर वो सुई लगवाएगा और देन उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, हाँ भाई मैं जो हूँ अब ठीक हो गया। ठीक है, तो उसका वांट तो सेटिस्फाई हो जाएगा एक बार वो जो दवाई लगा लेगा। तो उस प्रोडक्ट में यूटिलिटी तो है, बट क्या सुई लगाने में आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई कितना मज़ा आ रहा है सुई लगा रहे तो? ठीक है, कुछ नहीं मज़ा आएगा। तो प्लेजर और यूटिलिटी जो है वो अलग अलग है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूटिलिटी जो है उसको आप प्लेजर नहीं बोल सकते कि हाँ भाई यूटिलिटी का मतलब प्लेजर होता है। कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर, मतलब हो सकता है कोई कमोडिटी है जिसके अंदर यूटिलिटी है और ये भी हो सकता है वो प्लेजर भी देता हो। जैसे अगर कोई खिलौना है मान लो, ठीक है, कोई टॉय है तो टॉय जो है आपको प्लेजर भी देता है एंड देन आपको जो है यूटिलिटी भी देता है। बट वहीं पे अगर मान लेते हैं हम लोग इंजेक्शन देख ले तो वहाँ पर आपको यूटिलिटी तो मिलती है बट प्लेजर नहीं मिलता। तो ज़रूरी नहीं आप बोल दो कि हाँ भाई प्लेजर अगर मिल रहा है तो उसमें यूटिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि यूटिलिटी का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है तो बोल दोगे हाँ भाई वो यूटिलिटी है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है। अब ये कैसे हो गया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक पावर होती है। ठीक है, पावर होती है। पावर किसकी पावर होती है कि जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना है हमको। ठीक है, वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं और सेटिस्फैक्शन जो है वो उस पावर के एंड रिजल्ट को बोलते हैं। मतलब क्या, अगर मान लो आप एक छाता खरीद लेते हो, ठीक है, छाता खरीदने के बाद जो आपको बेसिकली उसका जो एंड रिजल्ट होगा जो ये पावर आपको देगी वो जो देगी उसको हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। यूटिलिटी का मतलब क्या कि कोई चीज़ है वो आपकी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, वो खुद सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो आपको मतलब आपके जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन से अलग है, उसको आप लोग एक नहीं बोल सकते। तो यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजप्शन। अगर कोई चीज़ में यूटिलिटी है तो उसी की वजह से आप उस चीज़ को खरीदने जाओगे। जैसे अगर मान लो इंजेक्शन है, अगर इंजेक्शन जो है वो आपकी बीमारी को ठीक करेगा तब आप उस इंजेक्शन को खरीदने जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर यूटिलिटी तो आपको मिल रही है बट क्या आप खरीदने जाओगे तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? नहीं, जब आप खरीद लोगे उसका इस्तेमाल करोगे उसको कंज्यूम कर लोगे तब जाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। एक बार कंजप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट का उसके बाद आपको जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को भी आप एक नहीं बोल सकते। तो दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। एक ही लगता है एक ही जैसा बट ये अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल दिया कि एक बहुत प्यासा पर्सन है जो कि पानी पीना चाहता है एंड अगर उसको हम लोग पानी दे दें तो वो जो ग्लास ऑफ वाटर जो है उसके अंदर यूटिलिटी है उसके प्यास को बुझाने की, बट वो जो ग्लास ऑफ वाटर वो खुद सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब हम लोग पी लेंगे यानी इसको जब हम लोग कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो वही यहाँ पर बोला है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो अपना है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल। यानी क्या कि अब देखो यूटिलिटी को हम लोग किस तरीके से नाप सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप खुद ही मान लो एक प्रैक्टिकल आपने देखा भी होगा कभी अपने लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो, ठीक है, एंड आप पानी पीते हो आपको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, हाँ भाई पानी पी लिया, या फिर आपको टॉयलेट लगा रहता है आप जाते हो टॉयलेट करते हो तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो आप पानी पीते हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आपको
किस तरीके से आप नापोगे कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, आपको वो जो पहला पानी का जो गिलास आपने पिया उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। अगर हो सकता है मान लो आपने दूसरा गिलास भी पानी पिया हो और उससे थोड़ा आपको कम यूटिलिटी मिली हो, तो कितनी कम मिली आपको, क्या वो गिनती में हम लोग बोल सकते हैं? आपको बस महसूस हुआ है कि हाँ भाई मेरे को अच्छा लगा और पहले से थोड़ा कम अच्छा लगा, अभी पहले ज़्यादा अच्छा लगा था, आपको सिर्फ महसूस हुआ है, फील हुआ है, बट उसको हम लोग मतलब बेसिकली नंबर्स में डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि हम जो यूटिलिटी है उसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, तो इसको हाइपोथेटिकली हम मेज़र करते हैं, मतलब सिर्फ मान लेते हैं कि हमको इतनी यूटिलिटी मिल गई होगी, ठीक है। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है यूटिलिटी। तो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट जो है, यानी हम नंबर्स में उसको मेज़र नहीं कर सकते यूटिलिटी को, इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे कि कोई प्यासा पर्सन है और वो पानी पीता है, पहला गिलास पानी पीता है, तो उसको बहुत सारी यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब बेसिकली बहुत सारी यूटिलिटी उसको पहले गिलास पानी में रहती है, उसके बाद दूसरा गिलास में थोड़ी कम यूटिलिटी रहती है, ओके। तो वो हम नाप नहीं सकते, बट हम इसी तरीके से अपने से अज्यूम करके नंबरिकल्स में उसको चढ़ा देते हैं कि हाँ भाई इतना यूटिलिटी मिला होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और भी कंसेप्ट लिखे गए जो आपको MCQs में आ सकते हैं कि दस यूटिलिटीज़ कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, मतलब यूटिलिटी को सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाँ कि हमको यूटिलिटी अच्छी मिली, मतलब मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे मान लो अभी अभी आपने 2 मिनट पहले पानी पिया था और फिर से वापस आपने पानी पिया, तो आपको मतलब कुछ हुआ ही नहीं कि हाँ भाई बहुत मेरा प्यास लगा था, बहुत मज़ा आया, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ज़ीरो यूटिलिटी भी मिल सकती है, पॉजिटिव यूटिलिटी भी मिल सकती है और नेगेटिव यूटिलिटी भी मिल सकती है, ठीक है। नेगेटिव कैसे? अगर मान लो जैसे आप बहुत सारा पेट भर खाना खा चुके हो, ठीक है, आपका पेट एकदम भर चुका है, एकदम मतलब भर चुका है और आप और थोड़ा भी नहीं खा सकते, और लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती ठूसा ठुसा दिया जा रहा है खाना, तो ऐसे टाइम पर आप मतलब बेसिकली कह सकते हो आपका जो आपका जो शरीर है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप उल्टी करने लग जाओगे, तो वहाँ पर यूटिलिटी आपको नहीं मिलती, उल्टी वहाँ पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, तो वहाँ पर नेगेटिव यूटिलिटी आपको मिली। तो जब नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है तो उसको डिसयूटिलिटी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़, यानी क्या इसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी जो होती है, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जो यूटिलिटी होती है वो मल्टीपर्पज़ होती है। मल्टीपर्पज़ मतलब क्या? जैसे आप बिजली को देख लो, ठीक है, अब बिजली जो है हम उसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पे। जैसे अगर अब आपके घर में बिजली है तो हम बिजली को अपने जो पंखा रहता है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इससे जो पंखा अपना रहता है उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपना जो लाइट्स होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने टीवी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली जो है वो उसकी जो यूटिलिटी है वो मल्टीपर्पज़ है, वो अलग अलग जगह पे एक साथ इस्तेमाल की जा सकती है। एट द सेम टाइम वो अलग अलग लोगों को भी एक साथ सेटिस्फाई भी कर सकती है। जैसे बिजली की वजह से पंखा चल रहा है, पंखा से वजह से 4-5 लोग मान लो कमरे में बैठे, तो सबको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ भाई हमको गर्मी नहीं लग रही है। तो ये मल्टीपर्पज़ है। यूटिलिटी और कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, यानी एक से ज़्यादा लोगों की सेटिस्फैक्शन भी कर सकता है वांट को, एंड साथ ही में सेवरल यूजेस के लिए भी आ सकते हैं, मतलब अलग अलग इस्तेमाल में भी हम यूटिलिटी को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी जो है ये डिपेंड करती है कि आपको वो कोई भी चीज़ जो है उसकी कितनी वांट है, मतलब इंटेंसिटी कितनी है वांट की। जैसे अगर मैंने एग्जांपल अभी दिया था कि अगर मान लो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, आपका पेट जो है वो पूरा भर चुका है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अब आपका मन नहीं है और खाने का, तो वहाँ पर उस जो खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो आपको मस्त खाना शाही पुलाव सब कुछ पड़ा हुआ है, बट क्योंकि अब आपका पेट पूरा भर चुका है तो आपके लिए उस खाने के अंदर अब कोई यूटिलिटी नहीं बची हुई है। वहीं पे लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी है जो बहुत दिन का भूखा है, 4 दिन खाया नहीं है खाना, तो ऐसे टाइम पर उस खाने के वो जो खाना है उस पर्सन के लिए मतलब अमृत जैसा है ना, तो उसके लिए उसके वो जो खाना है वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने 4 दिन से खाया नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वो जो चीज़ है सामने जो कमोडिटी है उसकी आपकी वांट जो है कितनी इंटेंस है। अगर बहुत ज़्यादा चाहिए आप मतलब आपकी बहुत ज़्यादा चाहत है उस चीज़ को पाने की, तो ऐसे टाइम पर बोलेंगे वहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इंटेंसिटी ऑफ वांट नहीं है, मतलब वो आपको चाहिए ही नहीं, या फिर चाहिए भी तो मिल गया तो ठीक, नहीं भी चलेगा, तो ऐसे टाइम पर उसकी जो यूटिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, ठीक है। तो वही वाला है ये यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितना इंटेंस रहेगा वांट उतना ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा उसके अंदर, ओके। एज एन व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन यूटिलिटी डिसमिस, मतलब क्या कि जैसे ही आपकी जो अर्जेंसी है उस चीज़ को पाने की वो ख़त्म हो जाएगी, तो वैसे ही उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। जैसे अगर रेगिस्तान में हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है और वहाँ पर आपको पानी चाहिए, तो ऐसे टाइम पर पानी की वहाँ पर यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, हाँ भाई पानी चाहिए। बट एक बार आप पानी पी लोगे तो उसके बाद आपको पानी नहीं चाहिए रहेगा, तब बोलोगे हाँ भाई अब मुझे खाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर पानी की यूटिलिटी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आपकी वो जो अर्जेंसी है, जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो वही यहाँ पर बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये क्या है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो यूटिलिटी की वजह से ही डिमांड क्रिएट होती है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि देखो अब कोई चीज़ है, जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे कोई मेडिसिन है, ठीक है, कोई दवाई है। अब अगर ये दवाई जो है ये किसी काम की नहीं है, मतलब कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करती है, तो लोग इसको क्यों खरीदेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो ये कैंसर को ठीक करने वाली दवाई बन जाती है, तो ऐसे टाइम पर सब लोग जो मतलब जिनको कैंसर है उन लोग जो है इस दवाई को खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, हाँ भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर यूटिलिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है, ये किसी भी पर्सन के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, तो वैसे ही जो है इसकी डिमांड जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि यूटिलिटी जो है वो डिमांड को क्रिएट करता है। तो अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव यूटिलिटी टू हिम, ठीक है। अगर यूटिलिटी देता है तभी जो लोग जो है डिमांड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अपना आर से जो रेस्ट वाला है, यहाँ पर हमने 8 पॉइंट खत्म कर दिए टोटल। एंड नाउ अब अपना 9वां जो पॉइंट है वो है रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब क्या कि अपना ये जो यूटिलिटी है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आप इससे समझो, रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि टाइम और स्पेस से रिलेटेड होता है। अब इसका क्या मतलब है कि देखो यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो और कौन से समय पे हो, ठीक है, कौन से टाइम पे हो। जैसे अगर मान लो आप ऐसे टाइम पे हो जब अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो ठंडी के टाइम पे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, मतलब अपने जो स्वेटर होते हैं, उसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बट अगर मान लो वही आप कपड़े जो है अगर आप गर्मी के टाइम पे पहनते हो तो उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं होती। आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो कपड़े में कचड़े में फेंक दूँ, मतलब नहीं चाहिए मेरे को ये कपड़ा, पोछना बना दो इसका घर पे, ठीक है। तो यही बात है कि यहाँ पर टाइम जो है वो भी डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी रहेगी। वैसे ही प्लेस भी डिपेंड करता है कि अगर मान लो जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अगर मान लो सैंड है, ठीक है, रेत जो रहती है, अगर समुंदर की तरफ देखोगे रेत पड़ी है, वो कोई उठा के लेके भाग नहीं रहा है, ठीक है, वो उसकी वहाँ पर कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर यही जो सैंड, यही जो रेत है, अगर मान लो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ पड़ी हुई हो, तो वहाँ पर उसकी यूटिलिटी है, वहाँ पर उसका इस्तेमाल भी है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि प्लेस और टाइम से रिलेटेड होता है कि अपना जो यूटिलिटी की और टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है यूटिलिटी कितनी होगी किसी भी चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट है वो है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि देखो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो वांट है उसको ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। अब वांट जो है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आप मान लो चाकू खरीदते हो, ठीक है, आपने एक चाकू खरीदा, ओके, चाकू। अब चाकू आपने किस लिए खरीदा, हो सकता है मान लो आप जो है सब्जी काटने के लिए आपने खरीद लिया कि हाँ भाई सब्जी काटेंगे हम लोग, ठीक है। बट हो सकता है आप जो है अब आप एक मतलब कोल्ड हार्टेड मर्डरिस्ट बन चुके हो, आपको मर्डर करने का ही किसी का, हो सकता है आपका कोई दोस्त होगा या फिर कोई भी होगा, ठीक है, आप किसी का मर्डर करना चाहते हो, तो आप मर्डर करने के लिए उस चाकू को खरीद रहे हो, ठीक है। अब वो जो चाकू है आपका, वो वाला जो वांट है कि हाँ भाई मुझे मर्डर करना है, उसको भी वो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यूटिलिटी को, कि आपका जो बेसिकली जो पर्पस है, जो वांट है, जो आपका कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब बेसिकली जो भी आप चाहते हो बदले में उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो आपकी जो भी चाहत है, आपका जो भी वांट है, वो कैसा भी हो, चाहे वो एथिकल हो या नॉन मतलब बेसिकली एथिकल हो या फिर अनएथिकल हो, चाहे वो मतलब सही हो गलत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूटिलिटी जो रहता है वो न्यूट्रल कंसेप्ट है एथिकली, कि मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, आपकी बुरी इच्छा हो या अच्छी इच्छा हो, वो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। ये मोरली कलरलेस होता है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते जैसे चाकू है, तो चाकू को आप सही काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अकोमोडेटिव शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड। बिना देखे कि चाहे वो जो चीज़ है, जो वांट है वो अच्छी है या बुरी है, जो कमोडिटी है वो अपने जो पर्सन है उसका वांट सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना यूटिलिटी जो होता है वो एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है, तो वही चीज़ें बोली गई है। उसके बाद अपना यहाँ पर ये अपना फीचर ऑफ यूटिलिटी फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब पेपर के अंदर देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पेपर में ये 10 के 10 पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा पहली बात तो हो सकता है अगर आपको 10 पॉइंट याद है तो बढ़िया, आप लिख दो 10 पॉइंट। मतलब 10 पॉइंट नहीं लिखने चाहिए कि उतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी 6 पॉइंट्स उठा सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये रिलेटिव कंसेप्ट वाला अच्छा है, एंड अगर आपको एथिकल वाला भी अच्छा लगता है तो वो लिख सकते हो, एंड देन ऊपर के 4 वो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फीचर्स ऑफ यूटिलिटी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब ये क्या है, तो मतलब बेसिकली अब कौन से अलग अलग टाइप्स के यूटिलिटी होते हैं। तो देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की यूटिलिटी है और टोटल 6 टाइप्स की यूटिलिटी है, जिसको याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है कीप द PS4, ठीक है। जो आपने PS4 में भी खेला नहीं होगा तो देखा तो होगा ही यूट्यूब पे स्ट्रीम्स, ठीक है।
तो अपना जो PS4 होता है, तो यहाँ पर 4 के बदले में मैंने यहाँ पर अपना लेटर वाला 4 लिया है। तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ड है इसी से है, ठीक है। तो के जो है उससे अपना नॉलेज यूटिलिटी है, फिर पी से अपना प्लेस यूटिलिटी है, फिर अपना जो टी है या ये जो टी है इससे अपना टाइम यूटिलिटी है। उसके बाद पी से अपना आएगा पोजेशन यूटिलिटी, एस से आएगा अपना सर्विस यूटिलिटी एंड एफ से आएगा अपना फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। तो इससे शॉर्टकट से आपको याद हो जाएगा कीप द PS4, कीप द PS4 मतलब PS4 रख लेते हैं, ठीक है। तो कीप द PS4। अब यहाँ पर देखते हैं एक एक करके जितने भी टाइप्स है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नॉलेज यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो नॉलेज यूटिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, कोई भी कमोडिटी है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज आ जाती है और उस नॉलेज के आ जाने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसको बोला जाता है नॉलेज यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो बूढ़ी दादी है, ठीक है, ये जो ओल्ड लेडी है, इसको मोबाइल चलाना नहीं आता है, ठीक है, इनको मोबाइल नहीं चलाने आता है। तो ऐसे टाइम पर जो है इनके लिए मोबाइल जो है, स्मार्टफोन जो है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपके घर में भी होंगे, आपकी मम्मी हो सकती है या फिर आपकी जो दादी होगी, उनको मतलब मोबाइल जो रहेगा मतलब उनके कोई काम के नहीं है, उनको तो बस फ़ोन करने के लिए डब्बा फ़ोन भी दे दो तो चलेगा उनको तो बस भाई फ़ोन करना है, उनको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए उसकी कोई यूटिलिटी फ़ोन की नहीं है। लेकिन अगर मान लो जो है आप जो है अगर उनको अच्छे तरीके से फ़ोन चलाना सिखा देते हो, उसके बारे में नॉलेज दे देते हो कि हाँ फ़ोन क्या होता है, किस तरीके से चलता है, तो उनको नॉलेज मिल जाएगा, तो वो भी फ़ोन को चलाने लगेंगे। फिर उनके लिए भी जो फ़ोन की जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप ही हो, अगर मैं आपको ज़िंदगी भर फ़ोन ना चलाने दूँ एंड अचानक से मैं आपको, जैसे रहते हैं ना आपके दादाजी जो ओल्ड लोग रहते हैं, उनको फ़ोन दो तो उन लोग बोलेंगे मैं क्या चला के करूँगा, ठीक है। तो उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती है। बट एक बार अगर उन लोग फ़ोन चलाना सीख जाए, सब कुछ उनको नॉलेज मिल जाए, तो उसके बाद उनके लिए जो फ़ोन की यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कि हाँ भाई अब मुझे भी फ़ोन चलाने का है। तो यही है फर्स्ट यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। अगर किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है, अगर उसकी आपको नॉलेज मिल जाती है और उस वजह से अगर आपकी यूटिलिटी बढ़ जाती है आपके प्रोडक्ट की, तो ऐसे बोला जाएगा वो जो है वो नॉलेज यूटिलिटी है, ठीक है। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। कि जब कोई कंज्यूमर होता है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाती है और उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, तो बोलते हैं कि हाँ भाई वो जो है नॉलेज यूटिलिटी है। उसके बाद दूसरा अपना पीस आएगा, वो है प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये है, जैसे अपना टाइम और प्लेस वाला था ना, वही वाला रिलेटिव कॉन्सेप्ट वाला। ये मतलब बेसिकली यूटिलिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफ़र कर सकती है। कि जैसे अगर मान लो अपना जो वुलन क्लॉथ जो होता है, स्वेटर जो होते हैं, ठीक है, जो अपने स्वेटर होते हैं, पता नहीं क्या बन गया, कोई नहीं, स्वेटर जो होते हैं वो अगर अपने इंडिया में देखोगे तो उतने ज़्यादा मतलब खरीदने वाले लोग नहीं रहते, लोग तो खुद ही से अपना स्वेटर बना देते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो वही स्वेटर को अगर आप जाते हो वेस्ट में जाकर बेच देते हो, ठीक है, मतलब अमेरिका में जाकर या फिर रशिया, वहाँ के देशों में जाकर बेच देते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पर लोग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी खरीद लेंगे, वो भी महंगे दामों पे, तो वहाँ पर उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो कोई भी जो कमोडिटी जो होती है उसकी जो यूटिलिटी होती है वो हो सकता है दूसरे प्लेस पे ज़्यादा हो, तो प्लेस की वजह से भी उसकी यूटिलिटी जो है वो डिफ़र कर सकती है। तो जब प्लेस की वजह से कोई यूटिलिटी चेंज हो जाती है तो उसको बोला जाता है प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट है, जैसे अपना अपना टेक्स्ट बुक समझ लो, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आप साल भर उसको पढ़ते नहीं हो, आपको साल भर वो मतलब किसी काम का नहीं रहता आपके लिए। आप चाहो तो उसको अगर मान लो पेपर ना देना पड़े तो आप तो उसको बेच भी दो सेकंड हैंड किसी को और उस पैसे से जाकर चाइनीज़ खा लो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमारे लिए जो टेक्स्ट बुक है वो अभी किसी काम का नहीं रहता जब तक पेपर नहीं आता, ठीक है। और एक बार जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए 1 महीने पहले से, तो उसके बाद से आपका देखोगे तो वो जो बुक है उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई आपके लिए। 1 साल अगर मतलब 6-7 महीने पहले देखोगे तो वही बुक आपके किसी कोने में पड़ा हुआ था, आप उसको देखते तक नहीं थे, ठीक है, कि कितने चैप्टर्स है उसके अंदर। बट अब जो है आप बेसिकली उसके सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो अभी उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है, बट वही 6 महीने पहले उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। तो वही टाइम यूटिलिटी बोलता है कि कोई भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो हो सकता है टाइम चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो जब टाइम के वजह से कोई यूटिलिटी चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको बोला जाता है टाइम यूटिलिटी, ठीक है। तो जैसे कि सीज़न्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे वेदर चेंज हो जाता है, अपना गर्मी में अपना आइसक्रीम के जो मतलब जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है, लोग आइसक्रीम खाना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर देखोगे तो ये भी टाइम यूटिलिटी का ही एग्जाम्पल है। वैसे ही रेनी सीज़न में छाता की यूटिलिटी बढ़ जाती है और वो जो स्वेटर रहता है उसकी ठंडी में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना पी से, जो अपना PS4 का जो पी है उससे आता है पोजेशन यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है,
तो देखो पोजेशन यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि देखो आपने क्या किया, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप दुकानदार हो, ठीक है, या आप हो, ओके, तो कोई लड़का होगा तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। तो आप जो हो, आपने क्या किया, ढेर सारे फल खरीद के रखे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, ढेर सारे कॉमोडिटीज़ खरीद के रखी है, फल खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने ये फल क्यों खरीदा है, आपकी इच्छा है कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, इससे मतलब ये जो प्रोडक्ट है इससे पैसे कमाने हैं, ठीक है, इसको बेचकर। अब आपने क्या किया, इसको जाकर दुकान पर रख दिया बेचने के लिए। बट अगर इसे कोई खरीदता नहीं है तो क्या बताओ, आपने जिस चीज़ के लिए खरीदा था, आपकी क्या ये वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो बोलेंगे इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। बट अगर मान लो आप इसे किसी को बेच देते हो, इन फलों को किसी और को, दूसरे पर्सन को बेच देते हो, इसका जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब होता है जो ओनरशिप होती है किसी भी चीज़ की, अगर वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो दूसरे को, यानी इस प्रोडक्ट को बेच देते हो, अपने कमोडिटी को बेच देते हो, और उससे अगर आपको मतलब आपका जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई मुझे पैसा मिल गया, तो ऐसे टाइम पर बोलेंगे ये जो यूटिलिटी आपको मिली ये थी पोजीशन यूटिलिटी, कि पोजीशन को ट्रांसफ़र करने से यूटिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो वही लिखा है, पोजीशन यूटिलिटी अराइज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ओनरशिप चली जाती है तो उसको बोला जाता है पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर फोटो में दी गई है वही चीज़ें दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपना फिफ्थ जो यूटिलिटी का जो टाइप है वो है सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी का मतलब बेसिकली ये है, ये वो बेसिकली यूटिलिटी है जो आपको सर्विस करने से मिलती है। मतलब क्या, कि अगर मान लो कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर आपको मतलब कोई चीज़ हाथ में नहीं दे रहा है, ठीक है, आप गए डॉक्टर के पास, आपने बोला मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला अरे कुछ नहीं हुआ है, आपको बस हल्का सा सर दर्द है, ये लो थोड़ा सा दवाई खाना एंड सो जाना घर पे जाकर, आपका सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पर वो जो डॉक्टर था उसने आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, दवाई भी बोला जाके मेडिकल से लेना, मैं नहीं दूंगा दवाई, ठीक है। तो वहाँ पर डॉक्टर ने आपको कुछ भी नहीं दिया, उसने बस आपको सर्विस दी, ठीक है। तो उस सर्विस के बदले में बेसिकली आपको जो चीज़ मिली, मतलब वो जो आपको यूटिलिटी मिली उस सर्विस की, तो उसी को सर्विस यूटिलिटी बोल देते हैं। मतलब बेसिकली अगर कोई भी यूटिलिटी है, आपका वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है एक सर्विस को लेने से, तो उसको सर्विस यूटिलिटी बोल देंगे। जैसे अगर आप बीमार हो, आप चाहते हो मैं बीमारी से ठीक हो जाऊँ, और अगर आपको डॉक्टर की सर्विस चाहिए तो बेसिकली उसको सर्विस यूटिलिटी बोल देंगे, ओके। वैसे ही अब दूसरा अपना सिक्स्थ जो लास्ट जो अपना ये टाइप है यूटिलिटी का, वो है फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। अब फॉर्म यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर उसका हम फॉर्म चेंज कर दें, मतलब उसका जो रूप है, जो जिस तरीके से वो दिखता है उसको बदल दे, और बदलने की वजह से अगर उसके अंदर यूटिलिटी आ जाती है तो उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर ये लकड़ी है, ठीक है, इस लकड़ी को अगर हम बदल कर दरवाज़ा बना दें या फिर इसका फर्नीचर बना दें, तो उस फर्नीचर बनने के वजह से अब उसकी जो यूटिलिटी है, उस लकड़ी की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कि कोई उसके जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब बेसिकली उसका जो अपीयरेंस है उसको अगर हम चेंज कर दें, तो उसका जो शेप और जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें हम लोग, तो उस वजह से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। मे बी आपको समझ आ गया होगा फॉर्म यूटिलिटी क्या है। तो व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी, ओके। तो मे बी आपको ये समझ आ गया हो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पर अपने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फिनिश हो जाते हैं। आपको ये शॉर्टकट अच्छी तरीके से याद कर लेना है, कीप द PS4, कीप द PS4, ठीक है। के से नॉलेज यूटिलिटी, पी से अपना प्लेस यूटिलिटी, टी से टाइम यूटिलिटी, पी से पोजीशन यूटिलिटी, एस से सर्विस यूटिलिटी, और एफ से अपना फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके आप एक दो बार बोलोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब यहीं से अपना मेन जो यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यूटिलिटी के अंदर मेनली दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है अपना टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले आगे के जो पॉइंट्स है वो समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले आगे का पढ़ेंगे, वापस फिर इधर रिटर्न आएंगे एंड देन फिर वापस से इधर आएंगे, तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, पहले मैं आपको बोल दूँ, समझ लो, ओके। तो देखो अब यहाँ पर देखो ये जो टोटल गिलास है, यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर जो है वो टोटल 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट ऑफ एक्स जो है इसको वाटर समझ लो, ठीक है, कि ये जो टोटल 7 वाटर जो है, यानी 1 2 3 इसे 7 गिलास है वाटर के, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मैं जो हूँ, यानी कि ये मैं हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, बहुत मस्त क्रिकेट खेल के आया हूँ बाहर से, बहुत धूप में था तो हम लोग बहुत क्रिकेट खेले एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है, क्यों थके हुए हम लोग। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले एक गिलास पानी पीते फटाक से, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एक गिलास पानी पीता हूँ, तो सबसे पहला जो गिलास होता है पानी का मैं उसको पी लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। मैं बोल सकता हूँ कि वो जो पहला गिलास का जो पानी था वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी थी, कि सबसे ज़्यादा यूटिलिटी उसके अंदर थी, मैं बोल सकता हूँ ऐसा, ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो पहला गिलास का पानी का गिलास रहेगा, ठीक है।
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो पहला हमने एक गिलास जो पानी पिया उससे आपको टोटल 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने जो एक पर्टिकुलर जो कंजप्शन किया है, जो एक आपने जो कमोडिटी को यूज़ किया, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ो, अभी आगे मैं आपको बताते जाऊँगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, अभी इतना समझो, ठीक है। तो मैंने एक जो है गिलास पानी पिया तो आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली मतलब 10 यूटिलिटी आपको मिली, ठीक है। एंड अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो वो भी 10 ही हो गई, ठीक है। अब ये टोटल यूटिलिटी 10 कैसे हो गई तो अभी आगे आपको बताऊँगा तो समझेगा। अब देखो 10 मिल तो गई आपको यूटिलिटी, लेकिन अभी भी आपका मन नहीं भरा। आपने सोचा एक काम करता हूँ, अब ये जो दूसरा गिलास जो है पानी का वो भी पी लेता हूँ, ठीक है। तो आपने दूसरा गिलास भी पानी का पी लिया, लेकिन अब आपको कितनी यूटिलिटी मिली? अभी तो वापस से आपको 10 तो नहीं मिलेगी, अभी थोड़ा कम मिलेगी। कितनी कम मिली? तो जब आपने दूसरा जो यूनिट है यानी दूसरा गिलास जब पानी पिया आपने, तब आपको यूटिलिटी मिली 8, ठीक है। मतलब 8 यूटिलिटी मिली। अब यहाँ पर देखो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी ये जो दूसरा आपने एक और गिलास जो पानी पिया, यानी कि ये जो नेक्स्ट आपने दूसरा जो एक और गिलास पानी पिया, उससे आपको 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि हर बार जब एक एक्स्ट्रा आप जो कंज्यूम करते हो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी उस एक एक्स्ट्रा वाले से, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। तो पहले आपने एक गिलास पानी पिया था और फिर आपने ये जो दूसरा एक एक्स्ट्रा पानी जो पिया है गिलास का, इससे आपको जितनी यूटिलिटी मिली है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो आपने जब दूसरा गिलास पानी पिया तो आपको 8 यूटिलिटी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एंड टोटल यूटिलिटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये क्या करता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जो आपने पहला गिलास पानी पिया था और जो दूसरा गिलास आपने अभी जो पानी पिया है, दोनों की जो यूटिलिटी है उसको जो हम ऐड कर देंगे तो जितना टोटल यूटिलिटी बन रहा है उसको हम लिख देंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब यही है बेसिकली कि जो आपने पहला गिलास पानी पिया और जो अभी आपने दूसरा गिलास पानी पिया, इससे आपको जो भी टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है उसको आप टोटल कर दोगे तो आपकी बन जाएगी टोटल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद अब मान लो आपने तीसरा ग्लास पानी पी लिया, फिर से आपकी जो यूटिलिटी थोड़ी और कम हो गई, तो अब आपको जो यूटिलिटी मिली वो सिर्फ 6 ही मिली। तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सिर्फ 6 हो गई। और टोटल यूटिलिटी की बात करें तो ये जो 18 था इसके अंदर और 6 यूटिलिटी ये वाली भी ऐड हो जाएगी, तो 24 यूटिलिटी आपकी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप ऐड करते जाओगे, एक एक गिलास पानी और पीते जाओगे, तो जब आप 5वें गिलास पे आओगे तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो 30 बन जाएगी। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत कम हो जाएगी, 2 ही रह जाएगी। एंड आपकी जो टोटल यूटिलिटी जो है वो 30 बन जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप फिर उसके बाद अगर एक और गिलास पानी पीते हो, ठीक है, अब अगर आप 6वां गिलास पानी पीते हो तो ऐसे टाइम पर आपकी आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका पेट भर चुका है आपका, अब आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपकी 0 यूटिलिटी बढ़ी है, मतलब कुछ बढ़ा ही नहीं यूटिलिटी, तो आपकी टोटल यूटिलिटी 30 की 30 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी को ही ऐड करके हम यहाँ पर करते हैं ना टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 ही रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो। अब लेकिन अगर अब इसके बाद हम एक और गिलास पानी पीते हैं, ठीक है, यानी अब अगर हम ये 7वां गिलास पानी पी दें तो अब आपको उल्टी होने लगेगी। मतलब बेसिकली पेट पूरा भर चुका है, गले तक पानी आ चुका है, लेकिन अगर उससे ऊपर भी अगर आप पीते हो तो आपको मतलब तबीयत खराब हो जाएगी। तो वहाँ पर आपकी जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी, यानी नेगेटिव यूटिलिटी बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर अगर आप टोटल यूटिलिटी देखोगे तो मतलब 2 माइनस हो जाएगा उसके अंदर और 28 यूटिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मे बी इन दोनों के रिलेशन समझ आ गए होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हर बार जो आप एक एक्स्ट्रा जो कंज्यूम करते हो उसके अंदर जो आपको यूटिलिटी मिलती है। मतलब पहले गिलास के अंदर आपको 10 यूटिलिटी मिली, फिर दूसरे गिलास में 8 यूटिलिटी, फिर तीसरे गिलास में 6 यूटिलिटी, फिर 4 यूटिलिटी, फिर 2 यूटिलिटी, फिर 0, फिर -2, इस तरह से हर गिलास में जितनी यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है ये टोटल सबका हम कर दे प्लस कर दे तो इसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी, ओके। अब इसको ग्राफ में किस तरीके से दिखाना है पेपर में आपको दिखाना होगा, ठीक है। आप जब मतलब बेसिकली कंसेप्ट समझाओगे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ और ये जो टेबल है वो बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है, वो वैसे ही आपको बता देना। आपको ग्राफ पेपर मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले आपने जब 1 यूनिट कंज्यूम किया था, ठीक है, यहाँ पर आपका पहला यूनिट है, तो यहाँ पर जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो आपको टोटल जो यूटिलिटी मिली थी वो मिली थी अपना 10 मिला था, ठीक है। ये 8 और 12 के बीच में 10 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा यूटिलिटी देखें, यानी कि जब आपने दूसरा वाला कंज्यूम किया तो आपको जो यूटिलिटी मिली वो थी आपकी बेसिकली 8 यूटिलिटी, ठीक है, मतलब कम होती गई। और वहीं पे अगर टोटल यूटिलिटी देखें तो हम लोग को जो टोटल यूटिलिटी थी ठीक मतलब 10 और 18 में 8 मिलाकर 18 हो गई थी, ठीक है। तो 16 और 20 के बीच में है वो। ऐसे ही करते करते जाएंगे हम लोग, तो आगे जो है यूटिलिटी जो है मतलब बेसिकली अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये वाली जो यूटिलिटी है वो कम होते जा रही है, ठीक है। ये वाली यूटिलिटी कम होते जा रही है और अपनी जो
बेसिकली टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि ऐड ऑन होते जा रही है। बट जब यहाँ पर हम इस फेज़ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर अपनी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती, मतलब टोटल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। एंड अगर इसके बाद फिर से अगर फर्दर कंजप्शन होता है तो वहाँ पर अपना जो है यहाँ पर ये नेगेटिव में चला जाता है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसकी वजह से ये भी नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना टोटल बेसिकली यूटिलिटी का बेसिकली कर्व है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब बेसिकली यूटिलिटी का कर्व है ये। ओके, तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा ये क्या है। इसको अच्छे तरीके से लाइन वाइन सब कर देते हैं। तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ओके, कर्व का मतलब बेसिकली जो लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है वो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उसको कर्व बोलते हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये स्टैटिक्स हो जाता है, बेसिकली जहाँ पर मतलब हाईएस्ट लेवल, जहाँ पर मैक्सिमेशन जो सेटिस्फैक्शन का होता है, जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, जो टोटल यूटिलिटी जो है वो 30 पे आ गई, 30 के आगे अब बढ़ नहीं रही है, उससे अब नीचे चली जा रही है। तो जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर वो सबसे ऊपर है, तो वो जो पॉइंट होता है उसी को हम बोलते थे पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। ठीक है, एंड अगर बात करें दूसरे, तो आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये नीचे जाने लग जाती है। ठीक है, मतलब बेसिकली देखो जैसे कि यहाँ पर ये रुक गई थी तो ये पॉइंट ऑफ स्टेटिटी बन गई, और यहाँ पर ये नीचे जाने लग गई। ठीक है, मतलब ये माइनस पर जाने लग गई, अपनी जो यूटिलिटी है वो माइनस में जाने लग गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है तो उसको हम लोग डिस यूटिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, मैं भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो वही यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, आपको बता देते हैं। पहले इसको हटाते हैं, 2 मिनट रुको। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई है। देखो कि टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर, मतलब जितना भी हमने कमोडिटी जो है वो कंज्यूम किया है उसकी जो टोटल यूटिलिटी होती है उसी को, मतलब टोटल जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको मिला देते, उस पूरे यूटिलिटी को मिला दे हम लोग, तो बन जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, वही पे मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि रिफर्स टू एन एडिशनल यूनिट डिराइवन बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एडिशनल जो है हम यूटिलिटी अगर हमको मिलती है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, तो वो जो एडिशनल यूटिलिटी होती है उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब एक अगर हमने एक्स्ट्रा और गिलास पानी पिया तो उससे जो हमको यूटिलिटी मिली थी उसी को हम लोग बोल देंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो मैं भी आपको समझ आ गए होंगे। और पेपर में आपको ये वाला आ सकता है टॉपिक, इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि हाँ भाई किस तरीके से, मतलब सारी चीज़ें, कि आपको एक टेबल भी बनाना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, तो आपको इस तरीके से बता देना है कि सबसे पहले टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इस पॉइंट पे, मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ की मदद से, अच्छे से आपको समझ आएगा क्या चीज़ है। तो देखो, तो सबसे पहले आप बोलोगे देखो ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इस पॉइंट पे सेम रहते हैं, यानी स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है वहाँ पर वो सेम रहते हैं। फर्स्ट जो यूनिट होती है कंजप्शन का वहाँ पर सेम रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लोग ये बोल सकते हो कि देखो उसके बाद क्या होता है कि जो अपनी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होते जाती है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है कि देखो अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होते जा रही है। डिमिनिश का मतलब होता है धीरे धीरे कम होते जा रही है। ठीक है, तो जिस स्पीड से वो कम होती जा रही है उसी स्पीड से अपनी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ते जा रही है। तो डिमिनिशिंग रेट मतलब जिस तरीके से वो कम होते जा रही है उसी तरीके से वो बढ़ते जा रही है, उतनी रेट से। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डिमिनिशिंग रेट पे, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश हो रही है, मतलब कम होते जा रही है। ओके, उसके बाद अपना आगे के यहाँ पर आप लिख सकते हो एट अ पर्टिकुलर स्टेज जो टोटल यूटिलिटी रीच है इस मैक्सिमम, मतलब टोटल जो है रहता है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाता है एंड रिमेन कॉन्स्टेंट, वहाँ पर फिर खड़ा मतलब चुप हो जाता है एंड अपनी जो यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो बन जाती है। तो जहाँ पर ज़ीरो बन जाती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ स्टेटिटी बोलते हैं, जहाँ पर अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पीक पे होती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो पे आ जाती है, तो उस जगह को हम पॉइंट ऑफ स्टेटिटी बोलते हैं। और उसके बाद अगर देखो आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशन यूनिट कंज्यूमेड फर्दर रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, उसके बाद जो अपना यूटिलिटी रहता है वो कम हो जाता है, नीचे जाने लगता है, आपको बताइए। एंड अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में पहुंच जाती है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजप्शन, मतलब एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है, रैशनल बेसिकली देखो रैशनल कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा कंज्यूमर, रैशनल का मतलब होता है जब आप लॉजिकली सोचते हो। ठीक है, कि हाँ भाई क्या चीज़ें सही है। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे पॉइंट्स है तो आपको अच्छे से याद रखना है कि रैशनल मतलब क्या होता है। रैशनल मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने फ़ायदे की चीज़ को समझ सके कि क्या चीज़ मेरे फ़ायदे की, क्या चीज़ मेरे नुकसान की है, कि अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट मतलब मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं उल्टी करने लगूंगा। ठीक है,
रहता है ना कि अब भाई बहुत पानी खाना खा लिया, अब इससे ऊपर खाऊंगा तो घुसेगा ही नहीं, जगह अंदर ही नहीं है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जब स्टैटिटी का पॉइंट आ जाता है, यानी जीरो वाला जब पॉइंट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो एक रैशनल कंज्यूमर जो रहेगा वो स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, और वो मतलब बेसिकली नेगेटिव यूटिलिटी लेगा नहीं, ठीक है। तो कंजप्शन सी since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total utility by any further increase in the stock of the commodity, ठीक है। A consumption beyond the point of steadity ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। अगर मान लो कि हम स्टेडिटी के पॉइंट जो यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो जीरो है, अगर उससे ऊपर भी अगर वापस से एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, हम कंजप्शन करते हैं, तो उस टाइम पर जो अपना सेटिस्फैक्शन है वो डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट ऑफ कंजप्शन, मतलब उसको उसकी तबीयत खराब होने लगे, उसको अजीब लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी भी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अगर हम लोग प्लस कर दे तो अपना टोटल यूटिलिटी बन जाएगा, ठीक है। वही लिखा है कि टोटल यूटिलिटी को आपको क्या करना है, जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 ऐसे जितने भी नंबर के मार्जिनल यूटिलिटी है सबको ऐड कर दो तो टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। ऐसे ही आगे मतलब ये फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है, वैसे तो चांसेस नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख सकते हो अपने से, सारी चीज़ें आसान आसान है, कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं दी गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पर जो मेन और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आपको ये पेपर में आ सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे ही ये चैप्टर से ये क्वेश्चन। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर करना क्या है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये है क्या, तो बेसिकली ये लॉ है जो बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है अपना, वो हमेशा जो है वो डिमिनिश ही करेगा, यानी हमेशा नीचे ही जाते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कंजप्शन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो अपना स्लोप जो है यानी ये जो कर्व है वो नीचे जाते जाएगा, ठीक है। और जो एक टाइम आएगा जब अपनी जो यूटिलिटी होगी वो ज़ीरो पे आ जाएगी, और ऐसा भी होगा कि अगर उससे फर्दर हम जाते हैं तो नेगेटिव में भी चली जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसन जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को दिया था। बट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो है, जो कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया अपने बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इन्होंने 1890 में पब्लिश किया था। याद रखना है आपको, डेट हो सकता है आ सकता है। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, मतलब हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कहीं पे भी देखो तो यही काम बात होती है। जैसे पानी का ही देख लो, अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम पानी पीते जाए तो अपनी जो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम होते जाती है, और ऐसा टाइम आता है जब अब वो नेगेटिव यूटिलिटी देने लग जाता है, डिस यूटिलिटी देने लग जाता है, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंज्यूमर मतलब कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइवेड डिमिनिश विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे जैसे आपकी जो वांट है उसकी उस चीज़ के लिए वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। उसके बाद अब देखो ये बेसिकली लॉ जो है वो कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब अदर थिंग मतलब क्या, तो बेसिकली अदर थिंग मतलब कि जो बाकी की और जो चीज़ें होती है जो कि आपकी यूटिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में एक्सेप्शन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो जितनी भी बाकी की चीज़ें जो कि आपकी यूटिलिटी को अफेक्ट कर सकती है उन चीज़ों को हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट है, मतलब वो मानेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। और जो भी हम एडिशन करेंगे बेनिफिट, मतलब क्या, देखो इसको पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट द additional benefit which a person derive from a giving increase in his stock of a thing diminish with every increase in the stock that he already has। मतलब क्या कि जैसे जैसे इसकी जो स्टॉक है, इसके पास जो भी चीज़ है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसके अंदर ऐड होती जाएगी, वो कंज्यूम करते जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी जो है बेसिकली उस चीज़ को उसकी जो यूटिलिटी है वो भी डिमिनिश होती जाएगी उसी रेट से, मतलब बेसिकली नीचे कम होती जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई है, ओके। In other words, marginal utility that any consumer derive from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases। मतलब जैसे जैसे वो अपना कंजप्शन बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, ओके। वही चीज़ें बदली गई है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात यही है, यहाँ पर बोला गया है कि द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब जितना आपके पास जो चीज़ें रहेंगी उतना ही आपको कम चाहिए रहेगी, जितना आपके पास पानी आप पी चुके हो उतना ही अब आपको कम उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब देखो इसी चीज़ को आप बेसिकली ये इस लॉ की तरफ से मतलब बेसिकली
ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसको आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हो। मतलब बेसिकली अपना जो हमने देखा वही वाला है कि अगर आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो मान लो आपको 10 यूटिलिटी मिलेगी, तो जैसे जैसे आप अपना कंजप्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जीरो हो जाएगी और उससे नीचे जाओगे तो नेगेटिव में पहुंच जाएगी। और इसी को इस तरह से चार्ट में भी हम वही चीज़ों को दिखा सकते हैं। वही वाला पॉइंट है, बस जो ऊपर वाला हमने टोटल यूटिलिटी का हटा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ही कर्व बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर अजम्पशंस दिए गए हैं कि क्या क्या अजम्पशन ये लॉ मान के चलता है अपने यूटिलिटी के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कुछ अजम्पशन मान के चलता है। टोटल 8 अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब होता है कि बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें मान के चलता है कि ये चीज़ें होती है तभी जाकर बेसिकली इनका जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन है जो कि बेसिकली ये मान के सिर्फ चलते हैं, असली में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये टोटल अजम्पशंस को याद रखने का जो बेसिकली शॉर्ट कोड है वो है डॉक्टर HSC, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर HSC, इसकी मदद से आप लोग ये पूरे जो पॉइंट्स हैं इनको याद रख सकते हो। यहाँ पर D से अपना डिविजिबिलिटी होता है, R से अपना रैशनैलिटी होता है, फिर H से होता है अपना सॉरी यहाँ पर R से 2 वर्ड है, रीजनेबिलिटी, उसके बाद H से होता है होमोजेनिटी, फिर S से होता है सिंगल बॉन्ड, फिर अपना जो H है उससे होता है कार्डिनल मेजरमेंट, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये टोटल अपने 8 पॉइंट हो जाते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये लॉ जो है ये अज्यूम करके चलता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम करने वाले हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टुकड़ों के अंदर, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कोई भी कमोडिटी है, जैसे पानी का ही देख लो, तो पानी को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ भाई, एक गिलास पानी पिया, फिर से हमने उसको एक गिलास पानी पिया, हो सकता है मान लो अब हमने एक गिलास नहीं सिर्फ आधा ही गिलास पानी पिया, तो वो जो गिलास है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं, और उसी हिसाब से जो कैलकुलेशन है यूटिलिटी का वो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की द लॉ assume that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantity, मतलब उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी ताकि कंज्यूम कर सकें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है इसका जो बेसिकली अजम्पशन है वो है रैशनैलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रैशनल कंज्यूमर होता है, मतलब बेसिकली जो भी पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल थिंकिंग रखता है, ये हम अज्यूम करके रखते हैं, मान के रखते हैं। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि रैशनल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि जानता है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। मतलब रैशनल जो है वो डिसीजन लेता है कि हाँ भाई पेट भर चुका है, अब इससे ऊपर नहीं खाऊंगा, ओके। तो यही बोला गया है कि ये जो लॉ है ये मान के चलता है कि जो भी कंज्यूमर है वो एक रैशनल होता है, बेसिकली मतलब रैशनल थिंकर होता है, कि उसको पता होता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो ये भी जानता है कि मेरा जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ तक है और मुझे कब रुकना है, मतलब जैसे ही मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो उससे ऊपर जो है मैं नहीं जाऊँगा बेसिकली कंजप्शन करने के लिए, नहीं तो उससे ऊपर जाएंगे तो बेसिकली नेगेटिव अपने को यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, डिस यूटिलिटी मिलेगी। तो ये दूसरा असम्पशन है कि जो अपना जो कंज्यूमर रहेगा वो रैशनल रहेगा। तीसरा रहेगा रीजनेबिलिटी, ठीक है। रीजनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी यूनिट हम मतलब बेसिकली कंज्यूम करने वाले हैं वो सब के सब जो है रीजनेबल साइज़ के होने चाहिए, बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो आप कंज्यूम करने वाले हो पानी, तो पानी ऐसा नहीं कि पानी की टंकी ला के रख दी गई है, बोले चलो भाई कंज्यूम करेंगे देखेंगे कितनी यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, एक रीजनेबल साइज़ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा एक ढक्कन के अंदर हमने पानी भर के दे दिया, बोला लो भाई यूटिलिटी बताओ कितना है इसके अंदर, ओके। तो एक रैशनल मतलब एक नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। रैशनैलिटी मतलब सॉरी रैशनैलिटी बोल रहा हूँ, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, एक रीजनेबल साइज़ होना चाहिए उस कमोडिटी का, ऐसा नहीं बहुत बड़ा छोटा ऐसा कर दिया, ओके। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है होमोजेनिटी, ठीक है। अपना HSC का H जो है उससे अपना है होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, या होमोजेनिटी का मतलब ये है कि जितने भी हम कम्युनिटी कंज्यूम करने वाले, जैसे वहाँ पर हमने 7 गिलासेस लिए थे पानी के, तो वो जो 7 के 7 गिलास जो थे वो आइडेंटिकल थे, सब के सब एक ही साइज़ के थे, सब के सब एक ही क्वांटिटी मतलब जो है होल्ड कर सकते थे। तो मतलब सब के सब जो थे जितने भी अपने पास कंज्यूम करने के लिए जो कमोडिटीज़ थी वो सब के सब जो थे होमोजेनियस, बेसिकली देखो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सब के सब एग्जैक्टली सेम टू सेम थे, आइडेंटिकल थे, साइज शेप कलर टेस्ट सब में सब कुछ एक जैसे थे, ठीक है। तो कोई उनमें फ़र्क नहीं था। तो यही यहाँ बस अपना फोर्थ असम्पशन है कि जो भी कंज्यूम करने वाला है अपना कंज्यूमर, तो वो जो कंज्यूम करेगा उसके जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, यानी होमोजेनियस होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। उनका शेप कलर टेस्ट सब कुछ बराबर होगा, एक ही जैसा होगा, ये हम मान के चलते हैं, असम्पशन है। उसके बाद देखो फिफ्थ जो इसका असम्पशन है वो है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नाम ही बोल रहा है कि भाई ये जो बेसिकली असम्पशन ये कहता है कि जो भी आपका जो यूटिलिटी है
वो सिर्फ एक ही वांट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपकी मान लो जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वाटर है उसको भी हम अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी अलग अलग यूटिलिटी है, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए। बट हम ये मान के चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे कि ये जो वाटर है ये सिर्फ एक ही सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई करेगा, जो कि है मान लो पानी पीना, ठीक है, कि हाँ भाई प्यास को बुझाने का ही काम करेगा। तो ये असम्पशन है कि गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, ये लॉ असम करके चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं, ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम जो है यूटिलिटी को नाप सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। यानी कार्डिनल और न्यूमेरिकल का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम नंबर्स में उनको जो है मेज़र कर सकते हैं यूटिलिटी को, कि हाँ भाई मैंने पहला जो गिलास पानी पिया तो मेरे को उससे 10 यूटिलिटी मिली, दूसरा पिया तो 8 यूटिलिटी मिली, तीसरा पिया तो 6 यूटिलिटी मिली। तो उसको हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ अज्यूम दैट द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड, हैंस द मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजीली पॉसिबल, ताकि हम अच्छी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकें कि टोटल यूटिलिटी आखिर हमको कितनी मिली। उसके बाद होता है कंटिन्यूटी। मतलब क्या, कि देखो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाटर पीने वाला, कि हमने 7 गिलास जो है वो पानी के पिए थे, ठीक है, 7 गिलास हमने पानी के पिए थे। तो ऐसे टाइम पर हमने लगातार पीते गए थे, ठीक है, एक गिलास पिया, फिर हमने दूसरा गिलास पिया, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे पीते गए हम लगातार बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। हमने एक गिलास पिया, फिर दूसरा गिलास, ऐसे पीते गए। तो यही बोलता है यहाँ पर, ये जो 7th जो अजम्पशन है यही कहता है कि जितने भी हम कंजप्शन करने वाले हैं कमोडिटी का, वो सब के सब क्विक सक्सेशन में होना चाहिए। बेसिकली मतलब लगातार होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अभी हमने एक गिलास पानी पिया फिर लंच टाइम में एक गिलास पानी पिया, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, बिना किसी टाइम को बीच में छोड़े हुए सबको लगातार पीते जाना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंसी, ठीक है। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है कि ऑल रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या, कॉन्स्टेंसी का मतलब ये है कि जितने भी अदर फैक्टर्स है, जो कोई लॉ में ही अभी हमने देखा था कि अदर फैक्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी जितने भी अदर फैक्टर्स है वो सब के सब जो रहेंगे वो बेसिकली अपने जो रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और जो मनी का जो यूटिलिटी होता है उसको भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो जैसे कि अगर मान लो अपना जो इनकम है, ठीक है, उसको भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। अपना हैबिट, चॉइस, डिसलाइक, लाइक, वो सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे अब मान लो आपको कोई चीज़ पसंद है, ठीक है, क्या चीज़ पसंद है आपको? पसंद है पैसा, ठीक है, पैसा, मनी, ठीक है। अब बताओ क्या मनी आपके पास बढ़ेगा तो क्या आपको सेटिस्फैक्शन आपका कम होगा? आपने अभी 1 लाख रुपए आपको मिले, ठीक है, 1 लाख रुपए मिले, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, आपने बोला यूटिलिटी है मनी में, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको 2 लाख मिल गए, आपने बोला और यूटिलिटी मिल गई और मजा आया। लेकिन अब ऐसे ही करते करते आपको 10 करोड़ मिल गए, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, अब डिस यूटिलिटी मेरे को मिल रही है, नहीं, आपको बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो मनी जो है जितना बढ़ते जाएगा उतनी यूटिलिटी भी बढ़ते जाएगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा। ये मतलब एंडलेस चलते जाएगा, जितना मिलते जाए मिलते जाए मिलते जाए, कोई रुकावट नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बोल के रखा हुआ है पहले से ही कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का होता है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है, वो बेसिकली मतलब उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। ऐसे ही अदर जो फैक्टर्स है उसको भी हम कांस्टेंट मान के ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि अब ये जो लॉ है हमने यहाँ पर बोलते दिए कि हाँ भाई इस तरीके से लॉ जो है वो काम करेंगे, देन सारी चीज़ें होगी। बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर अपना जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फेल हो जाता है। मतलब क्या, कि वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो हमने अनदर कंजप्शन किया आफ्टर जो फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, उसके बाद भी अगर हमने कोई एडिशनल जो कंजप्शन किया तो उसके बाद अपना नेगेटिव में नहीं जाता है, मतलब जो कंजप्शन है वो नेगेटिव में नहीं जाता है, उल्टा वो और बढ़ते जाता है। मतलब वो बढ़ते 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 जाता है। मतलब यहाँ पर अपना स्लोप नीचे की तरफ नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। कैसे? मतलब क्या, कि देखो हमने क्वांटिटी जो है एक कंज्यूम की तो हमारी यूटिलिटी इतनी बढ़ गई, ठीक है, फिर दूसरी कंज्यूम की तो दूसरी और यूटिलिटी बढ़ गई, मतलब बढ़ते जा रही है हमारी यूटिलिटी जो है वो कम नहीं हो रही है, डिमिनिश नहीं हो रही है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम नहीं होती है, उल्टी वो बढ़ते जाती है जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर 5 एक्सेप्शन है जिसको याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है एम एच मैप मतलब महाराष्ट्र मैप। आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो, एम एच अपना महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है। तो महाराष्ट्र मैप, एम मैप, एम से अपना मिसर, उसके बाद हॉबीज़, और उसके बाद मनी, एम से मनी आता है, फिर ए से आएगा अपना एडिक्शन, एंड पी से आएगा अपना पावर, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप एम एच मैप, महाराष्ट्र मैप इस तरीके से याद रख सकते हो।
ऐसा बोल सकते हो महाराष्ट्र मैप, महाराष्ट्र मैप, ठीक है, महाराष्ट्र का मैप है भाई, और क्या। ओके, तो अब देखते हैं एक एक पॉइंट, देखते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है इसके। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है मिसर। अब मिसर का मतलब बेसिकली ये देखो, मिसर एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में मक्खी चूस आदमी, ठीक है, बेसिकली जो कंजूस होता है, जो पैसे को बचाता है। जैसे मान लो अगर उसको जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अब मान लो इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये क्या करता है, ये रोज़ जो है खाना जो है, मतलब बेसिकली देखो इसका मन तो है खाने का कि हाँ भाई मेरे को भी मस्त अच्छा शाही पुलाव खाना है, या फिर मस्त अच्छा जो चावल राशन जो रहता है वो अच्छा अच्छा खाना है, मेरे को मतलब रहता है ना बासमती चावल खाना है, ठीक है। ये इसकी इच्छा है, ये अपनी वांट को सेटिस्फाई करना चाहता है, बट लेकिन होता है क्या, देखो ये अपने पैसे को बचाने के लिए, ठीक है, मतलब मक्खी चूस आदमी है, एक एक रुपया तो बचाता है, तो क्यों ये पैसे को बचाने के लिए क्या करता है, ये सारी चीज़ों को हटा देता है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड ये क्या करेगा, देखो ये हर एक रुपये को बचाएगा अपने पास, मतलब क्या कि जाएगा सस्ता वाला चावल खरीदेगा, अपने पैसे जो है जितने भी इसके पास पैसे वो बढ़ाते जाएगा, बचाते जाएगा, मतलब एकदम मक्खी चूस ही करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं देखेगा मेरे को कोई चीज़ से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बस पैसा बचाने के चक्कर में रहेगा। मतलब अभी अच्छे से आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है कि इन केस ऑफ मिसर एवरी एडिशनल रुपीज़ गिवन हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना पैसा उसके पास आते जाएगा उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा, हाँ भाई पैसा ही पैसा हो, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज, मतलब मार्जिनल मनी का यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही है। वैसे तो हम अजम्पशन मान के चलते हैं कांस्टेंट होता है, बट रियलिटी में देखोगे तो जितना पैसा बढ़ते जाता है उसकी यूटिलिटी भी उतनी बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इन स्टॉक ऑफ मनी, तो हाउएवर द सिचुएशन इग्नोर द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, यहाँ पर रैशनैलिटी जो अजम्पशन है इसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया जा रहा है। कैसे, तो देखो रैशनैलिटी में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास रैशनल थिंकिंग होती है, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर मान लो उसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, एंड वो जानता है वो मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है, बट क्योंकि वो मक्खी चूस है, कंजूस आदमी है, तो वो चीज़ को नहीं खरीदेगा, जबकि वो सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में रहेगा, ठीक है। तो रैशनल थिंकिंग नहीं करेगा, वो बस ये सोचेगा भाई पैसे बचाते जाओ, पैसे बचाते जाओ। वो ये नहीं सोचेगा हाँ भाई बस हो गया, इतना काफ़ी है मेरे लिए पैसा, अब मैं इन पैसे को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मतलब वो अपनी लिमिट नहीं तय करेगा मेरे को कितना चाहिए, मैं वो चाहेगा जितना मिल जाए उतना ठीक है, ठीक है। ओके, तो मतलब कंजूस लोग के लिए, ओके। उसके बाद दूसरा जो है वो है हॉबीज़, ठीक है। अब हॉबीज़ में क्या होता है, जैसे मान लो आपको हॉबी है, आपको मतलब ये आपकी आदत है, एक हॉबी है कि आप जो है ढेर सारे जो है पेंटिंग्स इकट्ठा खरीद के, मतलब खरीद के रखते हो, ठीक है, या फिर आपको बुक्स खरीद के रखना है आपकी हॉबी है। या फिर लोग रहते हैं ना कुछ कुछ जापान में आपने देखा होगा कार्टून में कि लोग जो रहते हैं वो स्टैम्प जो रहते हैं ना, ऐसे स्टैम्प जो रहते हैं, स्टैम्प रहते हैं उसको इकट्ठा करते हैं बुक के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर देखो हॉबीज़ के अंदर जो रहता है वहाँ पर ये जो अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है फेल कर जाता है। कैसे, जैसे मान लो अभी आपने जो है एक स्टैम्प लिया, ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको बहुत सारे स्टैम्प मिल गए, आपने सब अपने बुक में इकट्ठा करते गए, आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई मेरे पास इतने सारे स्टैम्प हो गए। ऐसे ही करते करते आपको और मिल गए, आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपका जो स्टॉक है वो मतलब आपके जो कलेक्शन है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो यूटिलिटी है, आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हॉबी में भी देखोगे तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन वो मतलब कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन, मतलब कुछ हॉबीज़ में ही होता है, सारे हॉबीज़ में नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो आप बुक रीडिंग करते हो, तो अगर आप मान लो आप दिन भर बुक ही रीड करो तो एक टाइम पे आपको भी लगेगा भाई बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा मतलब नींद आ रहा है या फिर आप उब गए हो, ठीक है। तो इन सर्टेन हैबिट लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग, ऐसी जो हॉबीज़ होती है जहाँ पर आप कुछ कलेक्ट करते रहते हो, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशन इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर। जितना आता जाता है उतना मज़ा आता है कि हाँ भाई मेरे पास इतना रेयर पेंटिंग आ गया, ये वाला स्टैम्प आ गया, तो और मज़ा आता है लोगों को। तो द इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी हाउएवर दिस वायलेट द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पर अपने दो अजम्पशंस जो है वो नहीं हो पाते हैं। पहला तो होमोजेनिटी होता है, क्योंकि देखो होमोजेनिटी में क्या होता है कि सारे जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हो आपके जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। बट जैसे आप पेंटिंग का ही देख लो या स्टैम्प का ही देख लो, सारे पेंटिंग अलग अलग है, सारे स्टैम्प अलग अलग है, ठीक है। तो होमोजेनिटी नहीं है उनके अंदर, ऊपर से कंटिन्यूटी भी नहीं है, यानी पता चला आज आपको एक स्टैम्प मिला, पता चला दूसरा स्टैम्प 1 महीने बाद मिला, फिर पता चला तीसरा स्टैम्प जो है वो 6 महीने बाद आपको कलेक्ट हुआ, तो कंटिन्यूटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर अजम्पशंस फेल हो जाते हैं, वायलेट होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है मनी, ठीक है। वैसे तो मनी आपको बताइए जितना मनी बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा जो है आपको प्लेजर मिलेगा। तो इट इज़ सेड दैट
द बेसिकली अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है नेवर बिकम ज़ीरो, कभी वो ज़ीरो नहीं बन सकता, ठीक है। जो अपना मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी का, वो कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। कभी आपको लगेगा कि हाँ भाई अब बहुत हो गया पैसा, अब नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बोलूँ लो 100 करोड़ रुपए, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है दे दो, बट अब उसके बाद क्या आपका मन भर जाएगा, ठीक है अब मेरे को 100 करोड़ मिल गया, अब उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं, उसके बाद आप बोलोगे अब मेरे को और पैसे चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे उस 100 करोड़ को एक काम करता हूँ मैं एफडी में डाल देता हूँ और उससे फिर और पैसे मेरे को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब आप चाहोगे मेरे को और मिलते जाए, तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इट इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ते जाएगा उतना उतना आपकी मार्जिनलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज बिकॉज मनी ऑफ इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि देखो मनी की वजह से आप बाकी जितने भी आपकी सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा कर सकते हो। तो इस एक मनी की वजह से आप डिफरेंट टाइप जितने भी आपके सेटिस्फैक्शन है उसको पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर मनी कभी भी आपको जो है बेसिकली नीचे नहीं जाएगा, यूटिलिटी उसकी कम नहीं होगी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू, मतलब कुछ जो बेसिकली जो अपने जो थिंकर्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं ये तो जो बेसिकली लॉ जो है वो मनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन देन अ रिच पर्सन, मतलब यहाँ पर ये बोला गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक गरीब आदमी है, ठीक है, ये पुअर आदमी है, एंड ये जो है ये एक अमीर आदमी है, ठीक है, अमीर आदमी है, ओके। अब अमीर आदमी के पास आप एक हज़ार रुपये देते हो, तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1,000 रुपये गिर भी जाए तो वो कोई टेंशन नहीं लेगा। बट अगर वही ये गरीब आदमी, इसका अगर 1,000 रुपये गिर जाए तो ये दिन भर टेंशन में रहेगा, भाई किधर गिर गया, ठीक है। ये एक मतलब कुछ सालों तक याद रखेगा, हाँ भाई मैं रास्ते से जा रहा था और किसी ने मेरे को टक्कर मारी और फिर मेरे जेब से पैसा गायब हो गया। मतलब इसके लिए ये जो इसकी यूटिलिटी जो है मनी की, वो बहुत ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि मतलब ये यूटिलिटी जो है मनी का, वो भी बेसिकली इसके अंदर भी यूटिलिटी है कि किसी चीज़, किसी अमीर के लिए इसके ये जो मनी है इसकी बहुत कम यूटिलिटी है, तो वही पैसा जो है किसी गरीब के लिए उसके अंदर ज़्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। तो वही बोला गया है। उसके बाद एडिक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला टर्म एग्जांपल में दे सकते हो बेसिकली कि हाँ ऐसा भी है, बट यहाँ पर हावेवर लिखा है, मतलब क्या, यहाँ तक तो हमने बोला कि नहीं नहीं भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी का वो कभी ज़ीरो नहीं जाता, वो हमेशा बढ़ते जाता है। और वो बेसिकली उसके अंदर यूटिलिटी मतलब अच्छे तरीके से आप ये जो लॉ है वो काम नहीं करता है। बट लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो मानते हैं कि काम करता है, जैसे एग्जाम्पल देकर बता दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो अपना बेसिकली एक्सेप्शन है वो है एडिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो देखो एडिक्शन बेसिकली जैसे अगर मान लो आप नशेड़ी हो, ठीक है, आप बेसिकली अल्कोहल पीते हो, तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि जितना आपको अल्कोहल मिलते जाए, जितना आपको इंटॉक्सिकेशन मिलता है, नशा होते जाए, आपको और मज़ा आते जाएगा। आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, आप ड्रग्स के साथ सोचो थोड़ा बीड़ी भी पी लेते हैं, थोड़ा सिगरेट भी पी लेते, थोड़ा अल्कोहल भी पी लेते, तो मतलब आपको जितना मिलते जाएगा उतना ज़्यादा आपको बेसिकली प्लेजर मिलते जाएगा, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो यहाँ पर भी जो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये भी ये बोला गया, इट इज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड, बेवड़ा जो होता है, that the level of intoxication increases with every addition unit of the liquor consumer, जितना वो पीते जाएगा उतना ज़्यादा वो नशा में जाते जाएगा, और जितना नशा में जाते जाएगा उतनी उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी उस जो अल्कोहल है उसकी, ठीक है। सो जो अपना मार्जिनल यूटिलिटी है रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्ड में इंक्रीज, एक्चुअली इट इज़ only in illusion, this condition is similar to almost all addiction, मतलब क्या कि ये सिर्फ दारू वाले में नहीं होता है, बेसिकली अल्कोहल में नहीं होता है, जितने भी बाकी के जो एडिक्शंस होते हैं उसमें भी होता है। जैसे गेम का ही देख लो, आप गेम खेलते जाओ दिन भर खेलते जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ भाई मैं बोर हूँ, आपको एडिक्शन हो चुका रहेगा उस गेम से, तो आप नहीं ही बोर होंगे, ठीक है, आप खेलते जाओगे, ठीक है। जितना खेलते जाओगे उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा, और उस गेम की यूटिलिटी कम होगी नहीं, क्योंकि आपके वांट को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हाउएवर दिस वायलेट द असम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, यहाँ पर भी रैशनैलिटी का असम्पशन आ जाता है, क्योंकि देखो एक रैशनल पर्सन क्या हो, जैसे अगर आप मान लो अब एक समझदार आदमी हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई दिन भर गेम नहीं खेलना चाहिए, आधा घंटा खेल लिया, 1 घंटा खेल लिया बहुत होता है, ठीक है। बट अगर वहीं पे अगर आप रैशनल नहीं, आप ये नहीं सोचते हो मेरे क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे टाइम पर आप रात भर खेलते रहोगे, दिन भर खेलते रहोगे, 24 घंटा गेम खेलोगे, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये जो असम्पशन है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल होगा, ये वायलेट हो जा रहा है यहाँ पर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अपना पावर। अब पावर के केस में भी यही होता है कि अगर मान लो आप कहीं पे मिनिस्टर हो, ठीक है, कहीं पे मिनिस्टर हो, तो आप चाहते हो मेरे को और बड़ी पोस्ट मिले, ठीक है, एक छोटे से एरिया में आप मिनिस्टर हो, तो आप चाहते हो मेरे को और बड़ी पोस्ट मिले, आप चाहते हो मैं मतलब स्टेट का सीएम बन जाओ। अगर आप सीएम बन जाते हो, आप चाहोगे नहीं नहीं मेरे को तो देश का पीएम बनने का है, मतलब जितना ज़्यादा आपको पावर मिलते जाए, आप चाहते हो मेरे को उतनी पावर मिलते जाए। पावर बेसिकली यहाँ पर पावर का मतलब ये है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कि लोगों को अपने मतलब बेसिकली हिसाब से चला सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन रिक्वायर पावर हिज लस्ट
फॉर पावर इंक्रीज, जितना उसको पावर मिलते जाता है उतना उसका जो लस्ट है पावर का, यानी लालच जो है पावर का, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। उसको और चाहिए रहता है पावर पावर पावर, तो ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। अब दिस अगेन वायलेट ऑफ रैशनैलिटी असम्पशन। वजह से यहाँ पर वही वाली बात हो जाती है कि एक नॉर्मल पर्सन सोचता है, समझता है कि हाँ कितना मिले ठीक है, मेरे को बस यहाँ तक ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट जो एक पर्सन होता है जो कि लालची होता है कि नहीं मेरे को तो चाहिए, जितना मिल जाए उतना ठीक है, तो यहाँ पर भी ये असम्पशन जो है रैशनैलिटी का ये वायलेट हो जाता है। ओके, तो ये अपने एक्सेप्शंस हो जाते हैं लॉ के। यहाँ पर अपना ये एक्सेप्शन फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आगे क्रिटिकिज्म ऑफ द लॉ, यानी क्या कि हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इसको काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिकाइज़ किया है, मतलब कुछ बोला है, मतलब बुरा बोला है कि ये जो लॉ है इसमें कुछ फॉल्ट्स है, मतलब कुछ गलतियाँ हैं, कुछ इसमें कमियाँ हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 5 कमियाँ बताई है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। सबसे पहली जो कमी है, बेसिकली इसको शॉर्ट कोड में याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है ICO-AC, यानी कि AC जो ICU के अंदर जो AC होता है वही, ठीक है। तो ICU-AC, आई से आता है इंडिविजुअल गुड्स, फिर सी से आता है कार्डिनल मेजरमेंट, उसके बाद यू से अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, फिर सिंगल वांट, एंड देन लास्ट में आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं इसके क्या क्या क्रिटिकिज्म किए गए हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल गुड्स, मतलब क्या, इनडिवाइजेबल गुड्स, मतलब क्या कि देखो काफ़ी सारे ऐसे भी गुड्स होते हैं, जैसे हमने देखा सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो यही था कि हाँ भाई हमारी जो गुड्स है, जो कमोडिटी है, उनको हम डिविजिबल होंगे, मतलब उनको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के अंदर। बट उन कमोडिटीज़ का क्या जो मतलब टुकड़ों में नहीं किए जा सकते, जैसे एक टीवी हो गया, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जो बड़े होते हैं जिनको हम टुकड़े नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, उसके अंदर हम यूटिलिटी कैसे नापेंगे, ठीक है। तो ये पहली बात, द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेटेड टू इनडिविजिबल एंड बल्कि गुड, जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन गुड्स के अंदर ये काम नहीं करता लॉ। विच आर नॉर्मली परचेसेड इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम, जो कि नॉर्मली हम एक ही खरीदते हैं। जैसे अब एक फ्रिज है तो घर में 10-10 थोड़ी खरीद के रखेंगे, एक ही खरीद के रखते हैं हम लोग। टीवी भी एक ही खरीदते हैं नॉर्मली, चलो 2 खरीद लिया अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूम है अपने पास तो, ठीक है। तो यही बोला गया। नेक्स्ट जो बेसिकली क्रिटिकिज्म है वो ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट, हमने बोल तो दिया कि भाई अज्यूम कर ले रहे थे कि हाँ हम जो है यूटिलिटी को नापेंगे कि पहले गिलास पानी पिया तो 10 यूटिलिटी मिली, फिर 8 मिली, फिर 6 मिली, बट क्या रियलिटी में पॉसिबल भी है? तो यहाँ पर सीधा इन लोग बोलते हैं कि मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी यूटिलिटी को जो है वो मेज़र करेंगे नंबर्स में। तो द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, मतलब नंबर्स में नाप सकते हैं। सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल, मतलब कि बेसिकली ताकि हम जो है उसकी टोटल यूटिलिटी और जो भी बेसिकली कंपेयर कर सके पिछले से कितना मिला हमको, तो ये सारी चीज़ें जो एनालिसिस है वो कर सके। उसके लिए हम ये जो एक्सेप्शन मान के चल रही कार्डिनल का, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये जो यूटिलिटी है इसको हम रियलिटी में नंबर्स में नाप नहीं सकते, तो वही बोला गया। उसके बाद अनरियलिस्टिक असम्पशन, यानी काफ़ी सारे तो इसके ऐसे असम्पशन है जो अनरियलिस्टिक है, जो असली में हो ही नहीं सकते। तो द लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी इज बेस्ड अपॉन वेरियस असम्पशन लाइक होमोजिनिटी। अब देखो बोल रहा है कि सारे प्रोडक्ट जो है वो एक ही साइज़ के, एक ही शेप के, एक ही कलर के, एक ही टेस्ट के होने चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो आप वड़ा पाव खाने जाते हो तो सारे वड़ा पाव एक ही साइज़ के थोड़ी होते, थोड़े डिफरेंस रहता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो आप और कोई चीज़ को कंज्यूम करते हो तो सबका थोड़ा बहुत साइज़, शेप, कलर थोड़ा डिफरेंस रहता है, ओके। ऐसे ही कंटिन्यूटी, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को हम एक ही साथ खाएं। मान लो हमने ढेर सारे वड़ा पाव खरीदे तो एक एक करके नहीं खाया, हम हो सकता है मान लो अभी एक खाया हमने, बाद में खाया, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे काफ़ी सारे असम्पशन है कि हम कंटिन्यूटी सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर पानी का भी अगर हम देखें तो हम लगातार थोड़ी 7 गिलास पानी पीते जाएंगे, हम लोग 1-2 गिलास पियेंगे फिर हो गया बस, ओके। ऐसे ही कॉन्स्टेंसी के सारे अदर जो फैक्टर्स है वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता कि सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट ही रह जाए, ठीक है। तो ये भी होना मुश्किल ही है। उसके बाद रैशनैलिटी की, अपना जो कंज्यूमर रहेगा, सारे के सारे कंज्यूमर जो रहेंगे वो रैशनल ही रहेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देख लो आपके ही घर में कितने सारे लोग हैं जो रात भर तक गेम खेलते रहते हैं या फिर जो नशा करते हैं, ठीक है, आपके आसपास में, तो वो रैशनल लोग थोड़ी है, उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या सही है मेरे लिए। तो बट इन रियलिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक साथ इन सारे चीज़ों को हम सही कर दें वो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सबके सारे के सारे जो अजम्पशन है वो एक साथ हम लोग करें, कंडीशन को फुलफ़िल करें, ये पॉसिबल नहीं है। एक दो हो सकते हैं, हाँ भाई चलो एक रैशनल थिंकर मिल गया, लेकिन वहाँ पर फिर बाकी की चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यही बोला गया कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। उसके बाद चौथा है क्रिटिसिज्म, ये है कि अ सिंगल वांट, यानी क्या कि क्या बोला गया कि एक जो बेसिकली
अपना जो यूटिलिटी अपना जो कम्युनिटी है वो सिर्फ एक ही वांट को सेटिस्फाई करेगा। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट टाइम। हाउएवर इन रियलिटी अगर सही में देखोगे तो मैन जो एक पर्सन जो रहता है वो सेटिस्फाई मेनी वांट एट अ पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक ही बार में देखो, अगर रियलिटी में देखें हम लोग तो जो एक इंसान होता है उसको एक ही टाइम में बहुत सारे जो वांट्स होते हैं वो सेटिस्फाई करने होते हैं। जैसे अगर मान लो खाना खा रहा है तो खाना खाते खाते वो जो खाना है वो भी उसका वांट सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में ऊपर पंखा चल रहा है वो भी उसका वांट सेटिस्फाई कर रहा है, मोबाइल चल रहा है वो भी उसका, तो एक साथ ढेर सारे मतलब चीज़ें हो रही रहती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया कि जो उसके वांट्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ही देख लो, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हवा भी दे रही है वो भी उसको चाहिए, उसको मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए एक साथ ही, उसको एक एक करके नहीं चाहिए कि हाँ भाई एक ही वो मेरे वांट को पूरा करे। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। ये इसका फोर्थ क्रिटिकिज्म है। एंड जो लास्ट क्रिटिकिज्म जो है वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब क्या कि हमने बोल दिया, अजम्पशन दे दिया कि जो अपनी जो मनी की जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। बट क्या ऐसा होना रियलिटी में है पॉसिबल? तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे पैसा बढ़ते जाएगा लोगों जो है वो उसकी जो यूटिलिटी है वो और बढ़ते जाएगी। तो द लॉ अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। हाउएवर क्रिटिक्स जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का है वो डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। यानी क्या कि हो सकता है कि मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। एंड मे बी आपको एक क्रिटिकिज्म भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो अब आगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। मतलब क्या, अब यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मे बी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ मतलब क्या, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब ये जो लॉ है इसके बाद एक और टॉपिक है उसके बाद अपना खत्म हो जाएगा। तो अब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ मतलब कि बेसिकली ये जो लॉ जो है अपना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों से हमें जानना चाहिए। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा हमको। तो देखो इसका शॉर्ट कोड याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है यूबी। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूबी क्या है, तो यू से अपना यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, उसके बाद है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, फिर उसके बाद है यूजफुल टू गवर्नमेंट, एंड लास्ट में आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यूबी अपना याद रखने का है। तो यूजफुल टू कंज्यूमर मतलब क्या कि देखो अगर आपको पता रहेगा कि आप कौन सा कितना कंज्यूम करोगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आपकी यूटिलिटी आपको कितनी मिलेगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको कितना जो है पर्टिकुलरली सामान को जो है परचेज़ करना है, बेसिकली कोई चीज़ को खरीदने, और आपको कब जो है आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाएगी। देखिए कहाँ तक लिमिटेड है कि अगर आप 6 गिलास पानी पियोगे तब जो है आपकी जो यूटिलिटी है वो अपने लिमिट पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, बेसिकली उनको पता चल जाएगा, अवेयरनेस है। ठीक है, मतलब नाम के लिए खाली कह सकते हो। तो दिस लॉ क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी, उनको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलिटी कब मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या कि देखो हम मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जो पैराडॉक्स जो है वैल्यू का उसको समझा जा सकता है कैसे। देखो पहली बात तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर देखो जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, जिसका वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है। वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, मतलब उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एक्सचेंज में देखें, यानी पैसों में अगर उसकी कीमत देखें तो वो बहुत कम है या फिर है ही नहीं उसकी कोई कीमत। ठीक है, पैसों में। ठीक है, जैसे एयर को देख लो, वाटर को देख लो, सनशाइन जो सूरज की जो किरणें उसको देख लो। अगर 2 मिनट के लिए सूरज को हटा, 2 मिनट क्या कुछ सेकंड के लिए अगर सूरज को हटा दे तो धरती खत्म हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू इन यूज़ है, बट उसकी कीमत कुछ नहीं है, फ्री में मिलती है, फोकट में। ओके, वैसे ही लेकिन अगर कुछ और ऐसे गुड्स को देखें जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर उसको आप बेचोगे या फिर उसको खरीदोगे तो बहुत पैसा आपको लगेगा, लेकिन अगर उसका यूज़ देखोगे कि उसका इस्तेमाल कितना है तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जैसे गोल्ड डायमंड, क्या ही इस्तेमाल करेंगे हम गोल्ड डायमंड का। ठीक है, ना इसको खाना बनाकर इस्तेमाल कर सकते, किसी चीज़ का काम का नहीं रहेगा अपने लिए। ठीक है, बस ऐसे शो ऑफ करने के लिए। तो यही बोला गया कि हम इस चीज़ को, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको समझ सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से कि किस तरीके से पैराडॉक्स है। ठीक है, कैसे समझेंगे तो वो तो नहीं बताया गया, बट इतना बोला है समझ सकते हैं। उसके बाद यूज़फुल टू गवर्नमेंट, यानी क्या कि ये जो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी, बेसिकली ये जो लॉ है ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। कैसे? तो द लॉ इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। मतलब देखो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो लॉ है इसकी मदद से गवर्नमेंट को ये पता चलता है हाँ भाई किसकी कितनी यूटिलिटी है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर वो उसी हिसाब से जो है अपना जो टैक्स है उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है उसकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका टैक्स
टैक्सेशन भी बढ़ जाता है। तो वही किस तरीके से टैक्सेशन बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी बोलते हैं। तो ऐसी अलग अलग जो पॉलिसीज़ होती है उसको डिटरमाइन कर सकती है गवर्नमेंट इस लॉ की मदद से। एंड जो लास्ट अपना जो इम्पॉर्टेंस है लॉ का, वो है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि लॉ ऑफ डिमांड का जो ये जो बेसिस है, अब ये कैसे बेसिस है, तो देखो लिखा है द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। देखोगे तो दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस कम होती है, तो देखो प्राइस अगर कम होगी तो अपनी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी कर्व ऐसा ही होता है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखो तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे कंजप्शन जो है, बेसिकली जैसे जैसे हम कंजप्शन को बढ़ाते जाते हैं, अपनी जो यूटिलिटी होती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जैसे जैसे हम अपना कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं, अपनी जो यूटिलिटी होती है वो कम होते जाती है। तो ऐसे नीचे जाते जाती है अपनी जो यूटिलिटी है, ठीक है, अपना यूटिलिटी कम होते जाती है। ओके, तो यही वाला बोला गया है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन अपना बढ़ाते जाएंगे, अपनी यूटिलिटी जो रहेगी वो कम होते जाएगी। दोनों देखोगे तो एक ही जैसे आपको दिखेंगे, ठीक है, दोनों में एक ही। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, फॉल विथ इन इंक्रीज इन प्राइस। और वहीं पे अगर मान लो प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, तब इस तरीके से चला जाएगा। ओके, तो व्हेन अ कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड, जब एक पर्सन जो रहता है, कंज्यूमर जो रहता है, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते जाता है, तो ऐसे टाइम पर हैंस ही विल बाय एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। तो उसकी जो मार्जिनल, क्योंकि देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी कम होते जा रही है, तो ऐसे ही चार्ट बन जा रहा है सिमिलर ही। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली ये बोल रहा है कि जब, क्योंकि अब उसको जो है मतलब बेसिकली, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे वो आगे खरीदते जा रहा है उसको, ठीक है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो अब वो उससे महंगे दाम पे नहीं खरीदेगा। जो कंज्यूमर रहेगा वो बोलेगा नहीं अब मुझे खरीदना है तो लोअर प्राइस पे खरीदूंगा, सस्ते में कर दूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को उतनी उसकी डिमांड मतलब वांट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर वो सस्ते में खरीदेगा, और जब प्राइस कम हो जाती है, आपको पता ही है प्राइस कम हो जाएगी किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, वही बोला गया है। ओके, अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोला गया है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझ लेते हैं। तो लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड और ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसको आप समझने के लिए इससे समझोगे कि ये किस तरीके से प्राइस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया है, लेट अस अज्यूम, चलो हम लोग मान के चलते हैं कि एक यूनिट अगर हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, मतलब एक अगर हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, एक मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमको मिलती है, तो अगर उसको हम मनी में कन्वर्ट करें तो मान लो वो उसकी जो कीमत होगी वो होगी 10 रुपये, ठीक है। मतलब एक यूटिलिटी मिली तो 10 रुपये उसकी कीमत होगी, ऐसे ही 2 यूटिलिटी मिली तो 20 होगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमने मान के चला है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको टेबल में आपको दिखेगा ये नंबर है कि कितने क्वांटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, एंड ये है कि हमको कितनी यूटिलिटी मिली, ठीक है, कितनी यूटिलिटी मिली है, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली उस कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से। और उसके बाद यहाँ पर उस कंजप्शन से, क्योंकि मैंने आपको बताया एक यूटिलिटी मिलेगी तो आपको 10 रुपये उसका चार्जेस है, ठीक है। तो उसके चार्जेस कितने हो जाएगा अगर मनी में कन्वर्ट करें उस मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। एंड उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना है, मतलब अगर उसको हम लोग ऐसे मार्केट में बेचने जाए, मतलब उस एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, तो वो 50 रुपये है, ठीक है। एंड कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस अगर हम कंपेयर करें तो क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर देखो पहला अगर हम यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो हमको 10 यूटिलिटी मिलेगी, एंड अगर हम लोग 10 यूटिलिटी जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, कि मतलब 10, एक यूटिलिटी का मतलब क्या है 10 रुपया, तो 10 यूटिलिटी का मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अपना हो जाएगा 100 रुपये के हिसाब का यूटिलिटी हमको मिला है, ठीक है। 100 रुपये के बराबर का हमको यूटिलिटी मिला है, ठीक है। लेकिन इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, एक क्वांटिटी की 50 रुपये है, ठीक है, इसकी 85 रुपये प्राइस है। वैसे ही अब हमने मान लो दूसरा कंजप्शन किया, दूसरा जो प्रोडक्ट था, मतलब दूसरा जो यूनिट था उसको कंज्यूम कर लिया। अब उससे हमको 8 यूटिलिटी मिली, ठीक है, 8 यूटिलिटी मिली। अब यहाँ पर 8 और 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक यूटिलिटी मतलब 10 होता है, तो 8 मतलब हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 यूटिलिटी, 80 रुपये की हमको यूटिलिटी मिली है, मतलब मनी के टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक यूटिलिटी का मतलब क्या है 10 रुपया। तो ऐसे ही अगर हम लोग 8 यूटिलिटी हमको मिलेगी तो उसकी कीमत कितनी होगी, तो 80 रुपये की हमको यूटिलिटी मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस जो यूनिट है उसकी, तो हमको 85 रुपये देनी पड़ी, तो हमको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा रुपये की मिल गई, लेकिन हमने पे किया सिर्फ 85 रुपये, ठीक है।
वैसे ही अगर देखेंगे तीसरे नंबर पे, तो अपना जो है, अब अगर तीसरा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो अब हमको 7 ही यूटिलिटी मिलेगी, जिसको अगर हम मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 70 रुपये हो जाएंगे, और अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो 85 रुपये। वैसे ही अगर चौथा यूनिट हम कंज्यूम जैसे ही करेंगे तो उस टाइम पर हमारी जो यूटिलिटी है, अब मान लो कि 5 ही मिलती है, ठीक है, 5 ही मिली है, तो अगर 10 रुपये हिसाब करें तो 50 रुपये हो जा रही है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्योंकि मार्केट प्राइस भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये बेसिकली अपना जो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के टर्म में, और जो अपना मार्केट जो प्राइस है, ठीक है, ये जो दोनों है इसको एक्स बोलते हैं, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, जो दोनों अगर एक हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि कंज्यूमर को है घाटा भी नहीं हो रहा है, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि वो 50 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो उसको 50 रुपये की यूटिलिटी भी मिल रही है, ठीक है, तो इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेसिकली ये। ओके, उसके बाद अगर आप पाँचवा यूनिट खाते हैं तो ऐसे टाइम पर जो है हमको यूटिलिटी अब 3 ही मिलेगी, जहाँ पर अगर टर्म में बात करें मनी में तो आपको सिर्फ 30 रुपये की यूटिलिटी मिली है वहीं पे, लेकिन आपने पैसे कितने दिए, 50 रुपये दिए। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट यूटिलिटी लेते हो तो एक अगर आपको सिर्फ मतलब यहाँ पर यूटिलिटी मिली है, और रुपये में बात करें तो 10 रुपये की आपको यूटिलिटी सिर्फ मिली है, और पैसा तो आपने 50 रुपया दिया है। तो यहाँ पर देखो तो जैसे ही ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आगे का पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद आपकी जो बेसिकली जो यूटिलिटी जो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है मनी के टर्म में, वो कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अपना जो मार्केट प्राइस जो होता है यूनिट का, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से बात की जा रही है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म में देखें तो हमको ये दिखेगा कि जो कंज्यूमर होता है उसको फ़ायदा होता है यहाँ पर, कि देखो अगर वो देख रहा है कि भाई मैंने 50 रुपये की चीज़ खरीदी लेकिन मेरे को यूटिलिटी 100 रुपये का मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कंज्यूमर और खरीदेगा, बोलेगा हाँ भाई मेरे को तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो देखेगा मेरे को यूटिलिटी कम मिल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो तो उसको सस्ते में चीज़ें मिल रही है, लोअर कॉस्ट में मिल रही है, और यहाँ पर महंगे कॉस्ट में मिल रही है, तो यहाँ पर प्राइस क्योंकि बढ़ जा रही है उसके लिए तो वो कम नहीं खरीदेगा सामान को। बट यहीं पर देखो यहाँ पर उसको प्राइस सस्ती दिख रही है कि हाँ भाई 100 रुपया 80 रुपये में मेरे को मिल रहा है और 85 रुपये देना पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो है वो जो रहेगा वो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो वही चीज़ें दोनों की रिलेशनशिप बताई गई है, ठीक है, मे बी आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर अपना ये जो यूटिलिटी एनालिसिस ये जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ये कि इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फर्ड अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया। ऑप्शन है इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, डिक्रीज होगा, या फिर राइज एंड देन फॉल होगा, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे दूसरा है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूमेड टू बी क्या होना चाहिए, तो कार्डिनल होना चाहिए या फिर ऑर्डिनल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप पर्स करके देख सकते हो। उसके बाद तीसरा जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज, ठीक है, क्या होता है जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है कि अपना जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि राइजिंग में जाता है या फिर कांस्टेंट हो जाता है या फिर फॉलिंग होने लग जाता है या फिर जीरो पे चला जाता है टोटल यूटिलिटी, तब जाकर अपना मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में पहुंच जाता है, ठीक है, आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में चारों जितने भी ये 5 क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं, एंड अगर आप ये भी बता सकते हो तो बता सकते हो। एंड चौथा जो अपना क्वेश्चन है वो है पॉइंट ऑफ स्टेडिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। पहला है कि टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, कि भाई अपना टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये है इसका मतलब। या फिर अपना जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी नीचे जा रहा है और ये नेगेटिव में जा रहा है, इसको बोलते हैं। या फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो पे है उसको बोलते हैं। या फिर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉलिंग पे है और टोटल यूटिलिटी राइजिंग पे है। तो बेसिकली चारों में से आपको जो आता है वो आप लिखोगे। बेसिकली इसका आंसर क्या है, वैसे तो इसका आंसर देखो सी है, अपना मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है अपना मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग और एंड टोटल यूटिलिटी इज, अब बताओ क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जा रहा है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो और नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सिर्फ नीचे जा रहा है, तो अब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, राइजिंग होगा, फॉलिंग होगा, नो चेंज होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंड बाकी अगर आपको आते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। यहाँ पर में भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर वो जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सारे लोग तो वैसे भी नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड
अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, और अगर आपको उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो वहाँ पर आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। जो अपना थर्ड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3A जो है अपना डिमांड एनालिसिस, उसको भी देख सकते हो जाकर, अगर आ गया होगा तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।